Hello guys, welcome to the video and we'll be continuing our current affairs for IR, the recap for international relations for 2025 and in today's video I will be doing June 2025 से लेकर November 2025 के IR के current affairs का recap, ठीक है। From January to May हमने previous day पे किया था, तो एक बार जाके प्लीज वो जो playlist बनी है recap की वहां पे जाके वीडियो को देख लेना, डाउनलोड कर लेना, PDF भी आपको मिल जाएगा। एंड बिफोर आई बिगिन ऑल्सो आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक सेल्फ स्टडी प्लानर दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? सेल्फ स्टडी प्लानर। वो सेल्फ स्टडी प्लानर को डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी 2026 के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं या उसके आगे जाके कर रहे हैं, जो भी आपका लाइक फेज एंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन है, ये सेल्फ स्टडी प्लानर को डाउनलोड कर लेना। बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प आएगा बिकॉज ये हमारी एस्टीम्ड टीम ने बनाया है और हमारा अपना खुद का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, बिकॉज तरह तरह के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तरह तरह की क्वेरीज हमारे पास आती हैं, तो हमारा ये आइडिया था कि एक सेल्फ स्टडी प्लानर बना देते हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं और वो खुद अपने आप तैयारी कर रहे हैं, कोई पेड कोर्स में नहीं आना चाहते हैं, तो इसके लिए वो सेल्फ स्टडी प्लानर है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो मैं जून 2025 से शुरू करने वाला हूं। सो जून 2025 में अच्छा अगेन मैं सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो ही डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि टेक्निकली जनवरी से लेकर नवंबर तक आईआर में तो कई सारे करंट अफेयर्स होते हैं, बट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स का एक्सेस लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप करंट अफेयर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। हमारे पेड प्रोग्राम्स भी हैं जहां पे हम अपने करंट अफेयर्स को बहुत डिटेल में करवाते हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द करंट अफेयर्स। तो जून 2025 में एक इंपॉर्टेंट मेरे को करंट अफेयर लगा, वो ये था माल्टा का गोल्डन पासपोर्ट स्कीम स्क्रैप हो चुका है। अच्छा मैंने ना क्या किया, अपने आईआर के लेक्चर्स को ना मैं सेगमेंट्स में बांटता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज नेबरहुड, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे ना ये जो सेगमेंट्स भी इस तरह से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड द वर्ल्ड के सेगमेंट में से ये वाला जो न्यूज आर्टिकल है, माल्टा का गोल्डन पासपोर्ट स्कीम स्क्रैप हुआ है। तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्ट्राइक डाउन करा माल्टा का गोल्डन पासपोर्ट स्कीम। 2020 में ये स्कीम शुरू किया था माल्टा ने, which authorizes the naturalization of foreigners in the country and consequently European Union. So therefore यानी कि अगर आप माल्टा में रह रहे हो कुछ टाइम के लिए तो आपको माल्टा की सिटीजनशिप मिल रही है एंड आपको कॉन्सिक्वेंटली यूरोपियन यूनियन की सिटीजनशिप भी मिल रही है, लेकिन बदले में आपको काफी सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे माल्टा में, राइट। तो ये सीबीआई यानी कि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, इसको गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं, रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कहते हैं। ये इनेबल करता है थर्ड कंट्री नेशनल्स को टू लिव एंड वर्क इन द होस्ट कंट्रीज इन एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। तो यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन कमीशन ने ये कहा है कि ये जो बोथ दीज फॉर्म्स ऑफ मोबिलिटी, कि भाई आप इन्वेस्ट करें कंट्री में बहुत सारा पैसा, उसके बदले में आपको सिटीजनशिप मिलेगा, ये सिस्टम को अबॉलिश कर देना चाहिए। बिकॉज हमें नहीं पता ना कि मतलब यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि किस तरह के लोग आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपना ब्लैक मनी को लॉन्डर करने के लिए आ रहे होंगे, मनी हवाला करने आ रहे होंगे, ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स होते हैं, नेक्सस होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के, अपने पैसे को वाइट करने की कोशिश करते हैं। तो हमको नहीं पता ना कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। कुछ लोग टैक्स के चक्कर से टैक्स एवेड कर रहे हैं, करप्शन का पैसा है, ड्रग मनी का पैसा है। सो देयरफॉर यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा कि ये तो सही काम नहीं है कि पैसे के बदले सिटीजनशिप देना, ये ल्योर में आके ये तो काम सही नहीं है। तो 2013 और 2019 के बीच में लगभग 1,32,000 लोगों ने ऑब्टेन करी एंट्री इनटू यूरोपियन यूनियन इसी बहाने, थ्रू दिस सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के बहाने। एंड देयरफॉर दैट आल्सो जनरेटेड फाइनेंशियल इनफ्लोज ऑफ अबाउट 20 बिलियन यूरोस। बट जो रिस्क है of this citizenship by investment program or the residency by investment program, these has been highlighted by the OECD and also by the FATF. So why is European Union against this scheme? So within this 27 member bloc, the acquisition or loss of the nationality falls within the exclusive jurisdiction of each country. So ये जो 1992 की Maastricht Treaty है जिसके आधार पे यूरोपियन यूनियन बना है, so therefore ये अपने आप में इस पूरे प्रोसेस को बहुत ज्यादा jeopardize कर सकता है। So nationals of an EU state, they are simultaneously common EU citizens. So therefore the matter of the grant or rejection of nationality that has to be in accordance with the stringent European Union law. All right. चलिए, तो माल्टा is a part of European Union. This became a full member of the European Union on May 1, 2004. All right. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है माल्टा, छोटा सा आइलैंड है opening up to the Mediterranean Sea.
right? Malta has also adopted the euro as its currency on January 1, 2008, and this is also the part of Schengen area. यानी कि Schengen area में passport free travel to those countries, to those participating European Union countries जो कि Schengen area में आते हैं, जो कि common eurozone area में आते हैं. Then golden trump card. तो around 70,000 people had signed up for the new golden trump card. एक new visa scheme है which would offer permanent residency in the country for $5 million. ये जून 2025 की बात है. अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी फीस $1 million कर दी है. तो दिस इज मेंट फॉर वेल्दी फॉरेनर्स. तो ये जो ट्रंप कार्ड है ये उन लोगों को सिटीजनशिप देगा, रेजिडेंसी देगा, वर्क राइट्स देगा जो कि इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे. और इन लोगों को कोई जो यूजुअल हसल या हासिल होती है परमिशन लेने की, ब्यूरोक्रेसी की, ये सब उनको अगर आप $5 million इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इस सब भसड़ में, इस सब झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा. तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ने सजेस्ट करा है कि ये कार्ड रिप्लेस करेगा EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम, जो कि ग्रांट करता है परमानेंट रेजिडेंसी टू इमिग्रेंट्स जो इन्वेस्ट करते हैं अराउंड $1 million इन बिजनेस दैट क्रिएट्स जॉब्स और $800,000 इन रूरल और इकोनॉमिक डिप्रेस्ड एरिया. तो ट्रंप कार्ड को लॉन्च करा गया है टू टैकल द बजट डेफिसिट ऑफ अमेरिका एंड पॉसिबली ऑल्सो चिप अवे द डेट, द $36.2 ट्रिलियन जो नेशनल डेट है अमेरिका का. तो टारगेट है कि 2 लाख वीजाज इशू करने हैं विच विल अल्टीमेटली हेल्प टू रेज $1 ट्रिलियन फॉर द यूएस ट्रेजरी. तो ये जो EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम है ये एस्टैब्लिश करा गया था बाय द यूएस कांग्रेस इन 1990. ये ऑफर करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक पाथवे टू यूएस परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि ग्रीन कार्ड बाय इन्वेस्टिंग इन यूएस बिजनेसेस व्हिच आर क्रिएटिंग जॉब्स. तो ये प्रोग्राम अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को, उनके स्पाउसेस को, उनके अनमैरिड बच्चों को अंडर द एज ऑफ 21 कि वो कंडीशनल परमानेंट रेजिडेंसी ऑब्टेन कर सकते हैं व्हिच कैन बिकम परमानेंट ओनली आफ्टर मीटिंग स्पेसिफिक कंडीशंस. Now, unlike the EB-5 visa program, ये initiative is not an investment which will offer a return, but this is a donation to the US government. So the launch of the Trump card, this might not be legal as the initiative has not been approved by the US Congress. So काफी सारे जो immigration lawyers हैं, Democrat leaders हैं, as well as Republican leaders हैं, they have said कि president के पास कोई legal authority नहीं है इस तरह के cards को issue करने के लिए. All right? देन इंडिया साइप्रस रिलेशन के कंटेक्स्ट में हम देख लेते हैं. यहाँ पे साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में विच इज क्लोज टू टर्की एंड सीरिया. दिस इज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन डिस्पाइट बीइंग ज्योग्राफिकली मोर क्लोज टुवर्ड्स एशिया. दिस आइलैंड नेशन गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश इन द 1960. 2 मेजर कम्युनिटीज ग्रीक साइप्रियट्स एंड टर्किश साइप्रियट्स पार्टिसिपेट करते हैं इस so these are the 2 major communities in this country Cyprus. And therefore, there is a very uneasy power sharing arrangement between both these communities, the Greeks and the Turkish. And UN peacekeeping forces have also been stationed here, in the past because of the violence spiraling out of the conflict between the Greek and the Turkish Cypriots. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइप्रस का मैप, ये साइप्रस है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आ जाता है, ओपनिंग अप टू द मेडिटेरेनियन सी. And this is the capital of Cyprus, Nicosia. So you can see that there is a certain part of area which is controlled by the Greek government, by the Greek Cypriots, and there is a certain part which is administered by the Turkish Cypriots. So I mean, also one more thing, if you remember that Turkey और Greece के बीच में झगड़ा है, Aegean Sea है ना, Aegean Sea. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं till the 8th minute तो मेरे को कमेंट में Aegean Sea लिखना. लेट मी सी कि क्या यहाँ पे 100 कमेंट्स Aegean Sea के आ सकते हैं. अगर आएंगे तो हम इस तरह के और फ्री इनिशिएटिव्स भी लेके आते रहेंगे आपके प्रीलिम से पहले, बट वी नीड टू मेक श्योर दैट आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो अंडरस्टैंड वन थिंग, पीडीएफ लेके जाना है तो पीडीएफ तो आपको यार हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा. आइडिया है ये यूट्यूब वीडियोस डालने का कि हम एंगेज करें बच्चों को. अगर टीचर यहाँ पे बैठ के मेहनत कर रहा है, 2-3 घंटे का वीडियो, 1.5-2 घंटे का वीडियो बना रहा है, तो लीस्ट द टीचर इज एक्सपेक्टिंग इज कि आप चलो यार 1.5x की स्पीड पे ही वीडियो देख रहे हो, लेकिन एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हो, कमेंट करो एजियन सी. तो टर्की और ग्रीस के बीच में जो झगड़ा है दैट इज ओवर द एजियन आइलैंड्स. एजियन सी का जो डिस्प्यूट आता है दैट इज बिटवीन 2 कंट्रीज व्हिच इज टर्की एंड ग्रीस. ऑलराइट, तो एजियन सी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर आपने मेंशन करना है. चलिए, तो इंडिया साइप्रस रिलेशंस के बारे में यहाँ पे आप पढ़ लीजिए. यहाँ पे कुछ ये प्लेसेस इन न्यूज के कारण हमने इंडिया साइप्रस रिलेशंस की हमने यहाँ पे बात करी थी. एंड देन आगे बढ़ते हैं, आईएमईसी की बात करते हैं. सॉरी, यहाँ पे जस्ट अ सेकंड. तो वो आईएमईसी का मैप यहाँ पे पड़ा था, लेकिन वो आईएमईसी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड एक न्यूज़ थी जो कि इतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगी थी, बट वो
मैंने उसमें से काट दिया था बट उसका मैप वहां पे रह गया था। एनी हाउ, मूविंग अहेड, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आईएमओ की बात करेंगे, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो जून 9 on the 9th of June, merchant vessel Van Hai 503, a Singapore flagged vessel, caught fire nearly 88 nautical miles off the Kerala's Baypore coast. So ये vessel was carrying more than 2,000 tons of fuel and hundreds of containers, and the burning of which has caused concerns about the potential ecological impact. Global merchant shipping is primarily regulated by the IMO, the International Maritime Organization. तो IMO सर्वश्रेष्ठ amongst the most powerful UN agencies है, as many of its prescriptions and guidelines apply across shipping, given the multinational nature of the industry. Now, countries which are members of the IMO, including India, they sign various conventions which lay down the norms regarding pollution, safety, accidents, liabilities, and responsibilities, after which the member states pass appropriate domestic legislation or they lay down the rules which are in sync with the prescription of the convention. भारत में it is the Director General of Shipping जो कि notices issue करता है for such purposes. In some cases, Parliament sanction may also be needed. India एक signatory है to many conventions, barring apart a few, such as the 2004 Ballast Water Convention and the 2010 Hazardous and Noxious Substances Convention. तो ये जो HNS Convention है, Hazardous and Noxious Substances Convention, ये deal करता है with the liability and the compensation for the damage related to the carriage of hazardous and noxious substances on the ships. Now, ships, they are owned by companies across the world. Greece और China lead करते हैं, being homes to many of these companies. लेकिन ये जो ships हैं, they often register in various other nations for the sake of convenience and the ease of operations. Now, the members of the IMO and the members of the IMO, they're governed by the IMO norms. So such nations offer less intrusive scrutiny and they are therefore called as flags of convenience. तो जो शिप ओनर है वो लायबल रहेगा फॉर द लॉस ऑफ कार्गो और एनी डैमेज टू द इन्वायरमेंट. इंटरनेशनल कन्वेंशंस ने कैप किया हुआ है द लायबिलिटी ऑफ द शिप ओनर ऑन द लॉस ऑफ कार्गो, बट देयर इज नो लिमिट ऑन क्लेम्स अगेंस्ट एनवायरमेंटल डैमेज, जैसे कि इन द केस ऑफ योर ऑयल पोल्यूशन एंड और हैजर्डस सब्सटेंसेस. तो SOLAS, ये जो अनसिंकेबल टाइटैनिक था, दैट सैंक बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, बट आफ्टर द सिंकिंग एक कन्वेंशन आया कॉल्ड एज द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट द सी. So SOLAS is one of the important conventions which is governing shipping and is often revised. An important lesson from the Titanic, which has now been implemented as a SOLAS norm, is that कि जो lifeboats हैं on either side of the ship, they should have enough capacity कि वो carry कर सके the number of the people the ship is designed to carry. यानी अगर एक ship में 1000 लोग भी हैं तो 1000 lifeboats होने जरूरी हैं ताकि अगर ship डूबने भी वाला है तो वो 1000 लोग अपने लाइफ बोट्स के जरिए अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइफ इज मोर प्रेशियस देन एनीथिंग. देन नेटो समिट की बात करते हैं. नेटो का समिट हुआ था 2025 में, जून 2025 में समिट हुआ था. इट वाज हेल्ड इन द नेदरलैंड्स. एक बहुत बड़ा इवेंट है एंड दिस वाज आल्सो द इनॉग्रल समिट फॉर द नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट, जो कि नए नेटो के सेक्रेटरी जनरल बने हैं. यहाँ पे 5% का GDP प्लेज की बात हुआ. नेटो लीडर्स ने अग्री किया दैट वो नए डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट ऑफ 5% को मीट करेंगे, यानी कि 5% ऑफ ईच मेंबर्स GDP बाय 2035 नेटो ने इतना कंट्रीब्यूट करना है. नेटो मेंबर नेशंस ने बाय 2035 अपनी इकोनॉमी का 5% ऑफ द GDP कंट्रीब्यूट करना है. 2014 में प्लेज था 2% ऑफ द GDP का, अब प्लेज बढ़ा दिया है 5%. So this includes 3.5% for core military requirements and 1.5% for the defense related investments. All right? तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं, पहली बार भी उन्होंने कहा था 2017-18 में कि मैं नेटो को चेक्स काट के नहीं दूंगा और यूरोप को अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी खुद उठानी पड़ेगी. एंड देयरफॉर जितना आपकी इकोनॉमी का साइज है, अब फॉर एग्जांपल जर्मनी का इकोनॉमी इज मच ऑब्वियसली मच मोर देन लेट्स से इटली, तो जितना भी आपकी इकोनॉमी का साइज है उसका आपकी GDP का 5% आपने हर एक कंट्री ने कंट्रीब्यूट करना है. तो ये नेटो का पर्पस क्या है इतना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का, कि भाई नेटो तैयार रहे. कल को कोई थ्रेट आता है, चाहे वो रशिया से आता है, किसी और देश से आता है, अभी तो रशिया से ही है, तो वो तैयार रहो. सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है. और ऑफ कोर्स अमेरिका अपनी तरफ से तो कंट्रीब्यूट करेगा जो उसकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हर एक कंट्री ने अपना कंट्रीब्यूशन करना है. ऑलराइट, चलिए. तो लीडर्स ने रीअफर्म करा नेटो के स्टेडफास्ट सपोर्ट फॉर यूक्रेन को इन इट्स डिफेंस अगेंस्ट द रशियन इन्वेजन, एम्फसाइजिंग लॉन्ग टर्म मिलिट्री एंड फाइनेंशियल एड टू अपहोल्ड यूक्रेन्स राइट टू सेल्फ डिफेंस. ऑलराइट, एंड देन अ सेशन डिस्कशन भी हुआ था. कुछ ईस्टर्न यूरोपियन मेंबर्स ने पुश करा यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप को,
कंसेंसस को होल्ड किया दैट असेशन इज अनलाइकली अंटिल द वॉर इज ओवर, ताकि नेटो रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है और एग्रेवेट ना हो, जब तक जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती है तब तक कोई जल्दी नहीं है कि यूक्रेन को नेटो में लेके आना है। देन इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट, तो न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके लीडर्स को भी इनवाइट करा गया था फॉर डिस्कशंस एंड पार्टिसिपेशन, कीपिंग इन माइंड कि नेटो इंडो पैसिफिक के डोमेन को भी काफी स्ट्रेंथन करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ द राइजिंग थ्रेट ऑफ चाइना, इन टर्म्स ऑफ बेलिजरेंट चाइना. Discussions were focused on countering the global threats, including China's growing influence. NATO India-Pacific statement. So, statement was also issued to strengthen cooperation with these partners, reflecting NATO's expanding global security role. Then again, 2025 में जून 15 से 17 के बीच में G7 summit हुआ था, 51st G7 summit हुआ था, and this brought together leaders of the G7 nations, Canada, France, Germany, Italy, Japan, the UK, and the US, European Union, and also invited guest countries including India. तो ये summit marked the 50th anniversary of the G7's founding, also was addressing critical global issues under Canada's presidency, which were themed around protecting communities, energy security, digital transition and future energy partnership. यहाँ पे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे काफ़ी चर्चा करेगी, बिकॉज ये G7 समिट से बस 24 घंटे 48 घंटे पहले की ही बात है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, जब ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर, जब अपेरेंटली IAEA की फाइंडिंग्स ये बता रही थी कि ईरान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो 90% यूरेनियम ग्रेड प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज इनफ टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब. रशिया यूक्रेन वॉर के बारे चर्चा हुई थी, ग्लोबल ट्रेड वॉर के बारे चर्चा हुई. अपेरेंटली ये वही टाइम था जब अमेरिका ने अपने टैरिफ्स का जो गेम है, प्रोपेगेंडा है, वो बढ़ाया हुआ था, और अमेरिकन टैरिफ्स हैड आल्सो डोमिनेटेड द इकोनॉमिक डिस्कशंस इन द G7 समिट. And World Bank outlook, the World Bank prediction of the slowest decade for the global growth, तो 2020 से 2030 को ये माना जा रहा है that this will be the slowest decade for economic growth. देखो already we are more than halfway through this decade, and इस decade में अभी मतलब 5 साल तो निकल ही गए हैं, छठा साल 2026 शुरू होने वाला है. पैंडमिक आया, यूक्रेन वॉर हुआ, हमने चाइना का स्लो डाउन देखा, मिडल ईस्ट में हमने क्राइसिस देखा, राइट. सो देयरफॉर काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण, जो अब AI के कारण अगेन एक इम्पैक्ट आ रहा है, AI के कारण स्लो डाउन आ रहा है, अमेरिका रिसेशन में स्लिप करने वाला है. सो देयरफॉर इसके कारणवश हम काफ़ी हर तरफ ये देख रहे हैं दैट थिंग्स आर नॉट वेरी स्टेबल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ will not be as promising as what it was probably in the decade of 2000 to 2010 or 2010 to 2020. तो पिछले कुछ 6 to 7 डेकेड्स में ये वाला जो डेकेड है दैट वुड बी द डेकेड जहाँ पे सबसे कम इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी. इस बात की चर्चा वर्ल्ड बैंक ने भी करी और इस बात की डिस्कशन G7 के समिट में भी हुआ था. देन AI एंड डिजिटल गवर्नेंस को लेके बात हुई. आउटरीच टू द गेस्ट नेशंस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मेक्सिको. G7 को ना ओल्ड मैन्स क्लब कहा जाता है कि कब तक वही गिने चुने देश इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज अपना एजेंडा रन करेंगे, नए देशों को मौका दो, इमर्जिंग इकोनॉमीज को मौका दो. तो आउटरीच टू द गेस्ट नेशंस में ये सब देशों को इनवाइट किया गया था टू इंश्योर कि ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव्स को भी यहाँ पे गौर किया जा रहा है, ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को भी प्रॉपर्ली एड्रेस किया जा रहा है. एंड इंडियाज एडवोकेसी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एम्फसाइज द ग्लोबल साउथ प्रायोरिटीज, चाहे वो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, डेट रिलीफ है, इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस है, ताकि हम अपनी लीडरशिप को, हम अपने जो विश्व गुरु के दर्जे को हम लेजिटिमेटली रीइंफोर्स कर रहे हैं दैट हमारा लीडरशिप इज ऑल अबाउट रिन्यूइंग द प्लेज फॉर द डेवलपिंग नेशंस. ओके, आउटरीच सेशंस की बात करें तो आउटरीच सेशंस क्या होते हैं? साइड मीटिंग्स होते हैं या एक्सटेंडेड डिस्कशंस होते हैं जो कि G7 की मीटिंग्स में हेल्ड किए जाते हैं, जहां पे लीडर्स of the invited non-G7 countries or the regional organization or the international bodies ये ज्वाइन करते हैं G7 लीडर्स को, ताकि ये स्पेसिफिक ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस कर सके. इन सेशंस का मकसद है टू इंश्योर कि G7 का जो एजेंडा है वो रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, पर्टिकुलरली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ और इमर्जिंग इकोनॉमीज. तो आउटरीच सेशंस में इंक्लूसिविटी, ग्लोबल चैलेंजेस, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, लेजिटिमेसी एंड रेलेवेंस, ये सब बातें डिस्कस करी गई हैं. देन IAEA. Now, जून 12, 2025 को IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको ड्राफ्ट अमेरिका, UK, फ्रांस और जर्मनी के द्वारा करा गया था, जहां पे डिक्लेयर किया गया कि ईरान इज नॉन कंप्लायंट विद इट्स न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस अंडर द NPT ट्रीटी एंड सब्सिक्वेंट जो NPT ट्रीटी का कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट है. तो ये पहला सच क्रिटिसिज्म था सिंस सितंबर 2005. The IAEA cited Iran's failure to provide sufficient information about undeclared nuclear material and activities, as well as its obstruction of inspections. Specifically, एजेंसी ने ये नोट किया कि ईरान का जो स्टॉकपाइल है of uranium enriched
is of 60% purity. It is very much close to weapons grade level, and this is estimated to be sufficient for approximately 10 to 15 nuclear warheads if further enriched to 90%. तो IAEA 1957 में establish करा था. IAEA was created in response to the deep fears and expectations which was generated by the increased use of nuclear technology. This was a result of President Eisenhower's Atoms for Peace program, Atoms for Peace address to the UNGA on the 8th of December 1953. 2005 में IAEA और उसके डायरेक्टर जनरल मोहम्मद एल बरेदी को नोबेल पीस प्राइज के साथ नवाजा गया था for their work for a safer and more peaceful world. The committee honored the IAEA and its leader for their efforts to prevent nuclear energy from being utilized for military purposes and also to ensure that nuclear energy for peaceful purposes is used in the safest possible way. Then IAEA के safeguards होते हैं which are embedded in legally binding agreements. ये safeguards are accepted by the states after the conclusion of such agreements within the agency. ये एक central role play करता है in terms of preventing the proliferation of nuclear weapons through independent verification on the state's compliance with nuclear non-proliferation undertakings. तो IAEA के safeguards होते हैं, 3 safeguards हैं. Comprehensive Safeguards Agreement जो non-nuclear weapon state parties के साथ है to the NPT. Then voluntary safeguard agreements with the nuclear weapon state parties to the NPT, and then C यानी कि third is item specific safeguard agreements with the non-NPT states. 2014 में इंडिया ने ratify किया था AP additional protocol which granted the IAEA greater access to India's civil nuclear program. इंडिया ने item specific safeguard agreement भी साइन करे हैं under the IAEA along with Pakistan and Israel. They are nuclear power states which are not a member of the nuclear supplier group. Okay, major operations in news in June 2025. ऑपरेशन स्पाइडरवेब यूक्रेन रशिया के कॉन्टेक्स्ट में था. यहाँ पे फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया था. यूक्रेन ने बिल्कुल हैरान कर दिया रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को, रशियन आर्मी को. FPV यानी कि जो कि महज $500 का ड्रोन होता है, बहुत सस्ता ड्रोन होता है, उसका इस्तेमाल किया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रशियन एयर बेसिस पे अटैक किया. 34% of Russia's strategic cruise missile carriers were hit in this Operation Spiderweb, which was carried on by Ukraine, a massive operation. Then Operation Rising Lion, Israel का जो largest और most ambitious military strike था against Iran since the 1989 Iran-Iraq war, since the 1989 Iran-Iraq war, and this was launched in the early hours of June 13, 2025, just 24 hours or 48 hours before the G7 meeting was about to happen, and तो इसराइल ने ये अटैक जो किया था, दिस वाज बिकॉज ईरान का जो न्यूज़ आया था जो IAEA के द्वारा कि ईरान का राइजिंग यूरेनियम इनरिचमेंट स्पेसिफिकली फॉर फैसिलिटीज सच एज नतान्स एंड फोर्डो is apparently leading to the fact that Iran might exit the nuclear NPT, and this prompted Israel. So this was a preemptive strike. ये इसराइल की तरफ से एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था ताकि इसराइल ज़्यादा डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ले सके, ताकि इसराइल ज़्यादा, यानी कि ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था इसराइल का, तो इसराइल ये डॉक्ट्रीन है, प्रीएम्प्टिव जो डिफेंस डॉक्ट्रीन है इसराइल की, दैट इसराइल को पता है कि ईरान अगर न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है तो उसका सबसे पहला जो टारगेट होगा वो इसराइल होगा। तो इसराइल अपने सेल्फ डिफेंस में प्रीएम्प्टिव जो स्ट्राइक्स हैं, उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स के प्रिंसिपल के तौर पे ईरान के ऊपर अटैक किया था, एंड देयरफॉर दिस वाज इन न्यूज़। देन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अमेरिका ने भी तीनों ईरान के सेंसिटिव न्यूक्लियर फैसिलिटीज को स्ट्राइक करा, फोर्दो, नतांज, इस्फाहान, and again this was also this operation was done in terms of backing whatever the efforts were done by the Israeli army, and this site required the direct involvement of America, which houses the GBU-57 massive ordnance penetrators and its arsenal, a 30,000 pound bunker buster which is capable of destroying it. Alright, B2 bomber again heavy strategic bomber है, इसका भी इस्तेमाल किया गया था। पहली बार B2 बॉम्बर को डिप्लॉय करा था कोसोवो वॉर में 1999 में। लेटर ऑन इसके डिप्लॉयमेंट्स को इंक्लूड करा गया था इन मिशंस इन इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, येमेन एंड आल्सो नाउ इन ईरान। तो द GBU 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP, ये यहाँ पे इसके कुछ डायमेंशंस के बारे में मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा है जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं जो कि ईरान में अटैक करी गई हैं। तो यहाँ पे हमारे जून के जो करंट अफेयर्स हैं वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म होते हैं, बढ़ते हैं जुलाई के टुवर्ड्स। चलिए तो देखते हैं जुलाई 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे लीगैलिटी ऑफ अमेरिकन स्ट्राइक्स ऑन ईरान, जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। तो यूएन चार्टर अंडर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 प्रोहिबिट करता है द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी कंट्री, ऑफ एनी स्टेट, एक्सेप्ट
in very narrowly defined circumstances the claim of self-defense under Article 51 or या with the authorization of the UNSC. अब ये जो restrictive interpretation है, this is grounded in the text of Article 51, which permits self-defense only in response to an armed attack which is already underway. A more permissive interpretation allows for self-defense in response to an armed attack which is very imminent. So a threatened state, according to the long-established international law, वो military action ले सकता है as long as the threatened attack is imminent. तो अगर यहाँ पे अमेरिका अपने आप को threatened state मान रहा है, तो अमेरिका can take military action only as long वो threatened attack by Iran is imminent. No other means would deflect it. So it is well established that the use of force is lawful only when the need for self-defense is very instant, very overwhelming. यानी और कोई रास्ता नहीं है, right? Under this doctrine, a state may use force not only in response to an attack which is imminent, but also during what is perceived as the last window of opportunity, ताकि आप incoming threat को neutralize कर सको, which is posed by the adversary. तो यानी कि adversary के पास intent भी है और capacity भी है to strike to you. तभी आप ये preemptive self-defense doctrine को invoke कर सकते हो. America is a leading proponent of this preemptive self-defense doctrine to justify even the invasion on Iraq, which America did in 2003. Preemptive self-defense lacks the requisite state practice, and also this also fails to qualify as the customary international law. So states are generally reluctant to endorse its legality because the absence of an imminent threat renders the doctrine highly susceptible to misuse. तो अमेरिका has not submitted on Article 51 notification to the UNSC declaring कि ये act of self defense था, लेकिन American Defense Secretary ने describe करा है, has described these attacks as a precision operation to neutralize the threats to national interest. So basically अमेरिका के Defense Secretary ने कहा है that this is an act of collective self defense of the American forces and its ally which is Israel. ईरान ने maintain करा है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो civilian purposes के लिए है, and it is still under the supervision of the IAEA. UN Nuclear Watchdog IAEA ने एक रेजोल्यूशन पास किया था accusing ईरान कि वो अपना नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस को वायलेट कर रहा है और न्यूक्लियर एनरिचमेंट को बढ़ा रहा है, जिसके कारण वो वेपन्स ग्रेड न्यूक्लियर मटेरियल बना रहा है. So criteria, so did Iran pose an imminent threat? So criteria for determining an imminent threat remains highly contested, as the ICJ has never ruled on the legality of anticipatory self-defense or preemptive strikes. For America to credibly invoke preemptive self-defense, it must present clear-cut evidence of both Iran's intent and the capacity or the capability to strike in the near future. So therefore, allowing states to invoke the preemptive self-defense would effectively grant powerful nations the license to unilaterally use force which is based on more conjecture. So this would further weaken the already very fragile so-called rules-based international order. So therefore, it is very important to resist expanding legal definitions of what constitutes an imminent threat. Okay, West Asia में से is Israel committing genocide in Gaza. तो जनवरी 2024 में साउथ अफ्रीका इजराइल को लेके गया था आईसीजे में और ये कहा था कि इजराइल का जो मिलिट्री कैंपेन है गाजा में दैट इज इक्विवेलेंट टू अ जेनोसाइड. द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड जस्ट 2 months after the Hamas attacks happened in October 7, 2023. Now, the ICJ has not yet ruled on the merits of the charge, but it has issued a series of binding provisional measures, including repetitive directives to ensure कि ये वहां पे गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो जाता रहे, उस पर कोई रुकावट ना लगे. तो ये जो इंटरिम ऑर्डर्स है वो रिफ्लेक्ट करता है आईसीजे के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को दैट अ प्लॉसिबल रिस्क ऑफ जेनोसाइड एग्जिस्ट्स. तो व्हाट इज जेनोसाइड? तो जेनोसाइड वाज कॉइन्ड इन 1944 बाय अ पोलिश Jewish jurist Raphael Lemkin and formally recognized as a crime under the UNGA, under the international law by the UNGA back in 1946. Now, after the horrors of the Holocaust in the World War II, तो UNGA ने unanimously adopt करा Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, यानी कि Genocide Convention 1948 में. ये कन्वेंशन डिफाइन करता है जेनोसाइड को एज एन एक्ट व्हिच इज कमिटेड विद द मंशा, विद द इंटेंट टू डिस्ट्रॉय ईदर इन होल और इन सब्सटेंशियल पार्ट ईदर अ नेशनल, एथनिक, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप. Now, proving that genocide has occurred requires establishing two important elements. Number one, the act itself, and number two, the intent behind the act.
तो पहला एलिमेंट यानी कि द एक्ट इटसेल्फ इज नोन एज एक्टस रियूस, which refers to one or more of the 5 specific acts committed against a protected group. So these include killing members of the group, causing them serious bodily or mental harm, deliberately inflicting conditions intended to bring about the group's physical destruction, imposing measures to prevent births within the group, or forcibly transferring children to another group. Now equally critical is mens rea, और यानी कि mental element, जिसमें it is not just the general intent to carry out these acts, but also a specific intent to destroy the group in whole or in part. Now, this rare intent is what sets genocide apart from other mass atrocities. Now, while other crimes, they might involve the indiscriminate or deliberate killing of civilians as individuals, genocide is characterized by targeting of individuals as members of a certain national, ethnic, racial, or whatever community group, with the aim of annihilating the group's capacity to survive or the capacity of the group to reconstitute itself as a political, social or cultural entity. So establishing genocidal intent is very difficult because states rarely articulate वो अपनी जो countries हैं like Israel अपना जो expression है क्यों articulate करेगा? Clear cut तो वो articulate नहीं करेगा. Accordingly, the ICJ has held that intent may be inferred from circumstantial evidence such as the scale and the nature of atrocities, patterns of conduct, and also dehumanizing rhetoric by state officials. In its submission to the ICJ, South Africa ने ये कहा, South Africa cited several statements made by senior Israeli leaders as indicative of a genocidal intent. For example, Israel के Prime Minister Benjamin Netanyahu ने ये कहा, वाव किया, that the enemy would pay a very very heavy price and pledged कि गाजा को मिट्टी में मिला देंगे. However, ICJ का जो evidentiary standard है for proving genocidal intent remains very stringent and has come under increasing criticism. Croatia versus Serbia 2015 में ICJ ने कहा कि ऐसा intent could only be inferred from a pattern of conduct if this is the only inference which could be reasonably drawn. So final verdict by the ICJ on the genocide allegations, I mean this will likely take some years, but it must follow extensive hearings on the jurisdiction and the merits of the case. By the time judgment को render किया जाएगा, devastation गाजा में और ज़्यादा बढ़ चुकी है, devastation गाजा में और ज़्यादा हो चुकी होगी. Although इजराइल गाजा का ceasefire cosmetically अमेरिका ने करवा दिया है, शर्म एल शेख में इसको लेके बहुत जोरों शोरों से मीटिंग भी हुआ था अक्टूबर में. But however, कितना substantial वो ceasefire होगा, that is something which only time will tell. लेकिन irreversible loss has already been caused to the people of Gaza. Of course, Hamas is a militant group, a terrorist group, but irreversible loss has already been caused to the people of the West Bank and Gaza. Okay, India and the world. अब यहाँ पे Russian recognition of Taliban government. तो जुलाई 2025 को रशिया ने officially recognize करा तालिबान को, making it the first UN member state to do so since August 2021. तो end of the terror designation even April 2025 में रशिया के सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्ट करा तालिबान का डेजिग्नेशन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्लियरिंग अ लीगल बैरियर व्हिच हैड प्रिवेंटेड ऑफिशियल डिप्लोमेसी. स्ट्रेटेजिक मोटिवेशन की बात करें, फॉर रशिया द डिसीजन एम्स टू रीअसर्ट इट्स जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस इन सेंट्रल एशिया एंड द ब्रॉडर यूरेशियन रीजन. इट ऑल्सो प्रोमिसेस बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन सिक्योरिटी, ट्रेड, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, काउंटर नारकोटिक्स, वेयर ऑलरेडी जहां पे इंगेजमेंट तालिबान और रशिया के बीच में है. तो ये मूव सिंबलाइज करता है एक बहुत बोल्ड रिकैलिब्रेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया एंड ऑल्सो ब्रेक्स इंटरनेशनल नॉर्म्स रिगार्डिंग रिकॉग्निशन. ये प्रोजेक्ट करता है रशिया को एज अ पावर विच इज अनअफ्रेड टू लीड एंड डिफाइन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन इट्स नेबरहुड. तालिबान के लिए बहुत ऐतिहासिक और हिस्टोरिक कदम है. अब हमने देखा कि इस साल में तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो भी इंडिया आए थे. इंडिया ने भी एक सॉर्ट ऑफ रिलेशन कल्टिवेट करना शुरू किया है तालिबान से. हमने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज तो नहीं किया, बट वी हैव स्टार्टेड कल्टिवेटिंग अ रिलेशन विद तालिबान. सो नाउ सीइंग तालिबान इन द लास्ट 4.5 years, now every country is wanting to engage with Taliban and also wanting to work in a very constructive way and also wanting to hold them accountable to ensure that they do not violate civil liberties and human rights etc. तो चाइना, इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया तालिबान को, लेकिन काम कर रहा है. चाइना ने वेलकम करा है रशिया के इस कदम को, बट डिड नॉट इमीडिएटली फॉलो द ओन stance of internationally acknowledging the existence of Taliban. US and Europe, they maintain engagement but with conditions. So recognition is equal to legal normalization. So Russia can now sign formal treaties, MOUs and agreements with Taliban. If more countries follow Russia,
then there may be renewed calls for Taliban to take Afghanistan's seat at the UN. Currently, the seat at the UN, taken by Afghanistan is represented by the ambassador of the previous republic, yani of the previous civilian government of Afghanistan. Then we also saw the Thailand-Cambodia conflict around the Preah Vihear temple, which is one of the longest standing territorial disputes in Southeast Asia. Now, tensions flared at various points, but this is the most significant episode which has taken place in the last, more than 70 years. यहाँ पे आप देख सकते हैं थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे आता है यहाँ पे प्रसाद प्रेहा विहार टेम्पल, प्रसाद ता मुएनथोम टेम्पल. नाउ द रूफ ऑफ द डिस्प्यूट लाइज इन द मैप्स व्हिच वर ड्रॉन ड्यूरिंग द फ्रेंच कॉलोनियल रूल. तो इसको हम लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, इसको हम इंडो फ्रेंच पेनिनसुला भी कहते हैं. इंडो फ्रेंच पेनिनसुला बिकॉज दिस वाज द एरिया व्हिच वाज कॉलोनाइज्ड बाय फ्रेंच बैक इन द डे. So, 1907 में फ्रांस एंड सियाम यानी कि नाउ थाईलैंड दे अग्रीड टू यूज द फ्रेंच ड्रॉन मैप्स फॉर डिमार्केटिंग बाउंड्रीज. लेकिन द मैप प्लेस द प्रेहा विहार टेम्पल which is a very important significant Hindu temple inside the Cambodian territory, although it lies atop a cliff which is more easily accessible from Thailand. So the main flashpoint is the Preah Vihear temple which was built in the 11th century by the Khmer Empire. Thailand claimed it because of the accessibility and the historical ties. लेकिन Cambodia ने कहा कि French map is official map and the demarcation done by the French between Thailand and Cambodia places this temple within the borders of Cambodia. 1962 की judgment by the ICJ ruled that the temple itself belongs to Cambodia. लेकिन the land surrounding the temple, approximately 4.6 square kilometer, was not clearly demarcated, so Thailand continued to claim the land. So UNESCO World Heritage Site, Cambodia के successful effort के बाद to get the Preah Vihear temple listed as the UNESCO World Heritage Site in 2008 reignited tensions. Thailand feared the listing would bolster Cambodia's claim to the disputed land. Then politicians in both the countries, they have used the conflict to stir national sentiments during the times of domestic unrest. For example, this issue became very prominent during the political instability between 2008 and 2011 in Thailand and also in the Cambodian election cycle subsequently. So Khmer nationalism की बात करें, this is strongly linked to the irredentist ideas, the belief that territories once part of the Khmer Empire will always belong to Cambodia, pretty much like the nationalism of China. The nationalism of China as far as the Qing dynasty is concerned, QING, as far as the Qing dynasty of China is concerned. Now, so यहाँ पे जो important territorial grievances हैं South Vietnam में, so the southern part of Vietnam, Kampuchea Krom, which is home to Khmer Krom people. Nationalists claim this region was historically part of Cambodia. Then parts of Thailand. तो यानी कि ये nationalist sentiments में ये territories हैं जो वियतनाम में हैं, थाईलैंड में हैं, जिसको कंबोडिया अपना क्लेम करता है. पार्ट्स ऑफ थाईलैंड, सदर्न पार्ट ऑफ वियतनाम, साइटिंग दैट कि ये जो टेरिटरीज थी किसी टाइम पे खमेर एम्पायर का ही हिस्सा थी. ओके, देन उसके बाद हम बढ़ते हैं अगस्त के करंट अफेयर्स के टूवर्ड्स. चलिए अगस्त के करंट अफेयर्स देखते हैं. अगस्त में जापानीज माचा, देखो कितना सोशल मीडिया ट्रेंड किया था जापानीज माचा का. माचा जिसके बारे में पहले किसी को पता भी नहीं था. जापान में लोग माचा टी पीते थे, लेकिन अभी तो सोशल मीडिया ट्रेंड बन चुका है. सबकी स्टोरीज पे हम देखते हैं कि हर किसी को माचा पीना है, हर कोई हर जगह लिखता है माचा फीवर, माचा फीवर. एनीहाउ, माचा पाउडर्ड ग्रीन टी है व्हिच वाज ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड बाय व्हिस्किंग इट विद हॉट वाटर. ऑलराइट, लेकिन इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड स्पेसिफिकली इन द रीसेंट मंथ सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड काफी पिकअप हुआ है. एक लाइफस्टाइल ट्रेंड बन चुका है ग्लोबल स्केल पे. तो matcha is now finding its way into cafes and restaurants, which is brewed into lattes, baked into cakes, cookies, and the demand for the core ingredient for matcha has surged. So matcha की popularity has been driven by multiple phenomena, including wellness influencers who swear by the health benefits, and the rising interest in Japanese culture thanks to the anime shows and manga comics as well. So it's also been compared to other recent trendy items जैसे कि Labubu dolls and Dubai chocolate, Kunafa chocolate, which suddenly blew up for no particular reason. And this involved some but very costly products, which is seen as a part of social media driven wave. Now data from Japan's Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ये शो करता है कि जो जापानीज ग्रीन टी है उसके एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग दैट ऑफ माचा वो बढ़े हैं 40% in terms of quantity between 2020 and 2024. और ऑल्सो ये 55% राइज इन वैल्यू है. अगर हम $16.2 बिलियन को 16.2 बिलियन येन की बात करें 2020 में, तो ये बढ़ा है 36.4 बिलियन येन, which is approximately $245 million as of 2024. तो जापान
इतना ज्यादा मैचअप नहीं कर पा रहा विद द डिमांड्स ऑफ ग्लोबल माचा, क्योंकि जो डिमांड है माचा की वो अब बढ़ने वाली है अप्रोक्सीमेटली बाय $5 बिलियन बाय 2028. So industry is reporting delays in meeting orders, which is leaving warehouses and vendors with empty shelves. Leading matcha sellers like Ippodo and Mariuku, they have also flagged shortages. So essentially matcha को कभी भी mass consumption के लिए कभी सोचा ही नहीं गया था. तो ये matcha was the result of seasonal, slow-moving and labor-intensive processes which cannot keep up with the speed or with the demand of matcha जो कि अभी हम आ रही है, जो कि अभी global consumption जैसे बढ़ रहा है. And a part of the present crisis is because of the decline in the farming households in Japan. Recent report ने ये flag करा है decline in cultivation area, जिसके कारण इसकी supply shortage आ रही है. 2008 से 2023 के बीच में cultivation area reduced from 48,000 hectares to 36,000 hectares, and the number of farming households decreased from 46,000 to just 20,000. So lack of successors to producers is obviously being linked to the declining to the reason that कि इसकी माचा की सप्लाई पे इम्पैक्ट आ रहा है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स इन जापान. लेबर शॉर्टेज है, वहां पे ज्यादा यंग लोग है ही नहीं है. जापान में डेमोग्राफिक डिविडेंड यंगस्टर्स के फेवर में है ही नहीं है. वहां पे ओल्ड सिटीजन्स बढ़ रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स बढ़ रहे हैं. डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन में है, एंड देयरफॉर इसी कारणवश इतने लोग इसकी कल्टिवेशन भी नहीं कर पा रहे हैं. And also there is low domestic demand for green tea within Japan. तो इस करके अभी जो ग्लोबल डिमांड है माचा की बढ़ी हुई है, लेकिन डोमेस्टिकली इतनी डिमांड नहीं है इसके कारणवश इसकी इतनी कल्टिवेशन नहीं हो रही है. So Japanese government has stepped in to help its local tea growers to meet the demand and also encouraging other farmers कि you switch over to the tea production. So the government also intends to lease agriculture machinery to save the labor and reduce the cost, as per the MAFF report. Suppliers, meanwhile, they are looking to procure matcha from other countries like China and South Korea, which also grow the plant, but they do not meet Japan's quality standards. Then next up is Canada joining UK in the stand towards Palestine. तो Canada ने announce किया कि वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज करना चाहता है पैलेस्टीन को इन द यूएनजीए इन सितंबर. ये सितंबर में अनाउंस किया था. द स्टेटमेंट कम्स आफ्टर यूके आल्सो मेड अ सिमिलर स्टैंस इन जुलाई 2025, राइट, कि हम कि वी वांट टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन, एंड मतलब कंडीशन ये है कि सीज फायर जल्द से जल्द आए इजराइल और ये हमास के बीच में. तो फ्रांस एंड माल्टा दे हैव आल्सो सेड दैट दे वांट टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन. तो पैलेस्टीन सिवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फेस कर रहा है व्हिच इज लेड टू मैसिव स्टारवेशन specifically in the last 2.5 years. कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने ब्लेम करा है इजराइल के ऊपर कि इजराइल का जो रिफ्यूजल है टू गिव द ड्यू इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू पैलेस्टीन इज लीडिंग टू दिस क्राइसिस इन पैलेस्टीन. यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, उन्होंने भी ये कहा है कि यूके वुड सपोर्ट द कॉज ऑफ द स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टीन अनलेस Israel halts the military campaign, abandons the annexation plans in West Bank, and engages in peace efforts to establish the two-state solution. तो ये मेजर शिफ्ट है यूके की फॉरेन पॉलिसी में, बिकॉज ये देखिए बहुत हैरानगी की बात है कि यूके ही तो था, वो यूके ही तो था जिसने क्रिएशन ऑफ इजराइल किया. जो आर्थर बैल्फोर, द बैल्फोर डिक्लेरेशन back in 1917 laid the foundation for the creation of an independent Jewish state. तो ये यूके के फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है. तो एज मेनी एज 147 आउट ऑफ द 193 यूएन मेंबर स्टेट्स रिकॉग्नाइज करते हैं द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को. ऑलराइट, सो फॉर पैलेस्टीन अचीविंग स्टेटहुड वुड मीन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्री. प्रेजेंटली पैलेस्टीन के पास स्टेटस क्या है? परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट है एट द यूएन. तो ये अलाउ करता है पैलेस्टीन को कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन डिबेट्स एंड द यूएन सेशंस, बट नॉट टू वोट ऑन रेजोल्यूशंस. To become a full-fledged UN member state, Palestine would need a recommendation from the UN Security Council, which will be followed by 2/3 majority vote in the General Assembly. However, any of the 5 permanent members of the UNSC can veto the application as well. The US veto blocked Palestine का जो last bid था for getting a full-fledged UN membership back in April 2024. 2012 में Palestine को observer status मिला. That was seen as a progress. Full recognition पैलेस्टीन को greater diplomatic और legal standing देगा in the international affairs, और further उसका जो pursuit है of the two-state solution उसको और legitimate बनाएगा. तो most countries in Africa, Asia, Middle East, including India, they have long recognized Palestine. Several Western countries have not. America, Japan, South Korea, Australia are among those जो कि अभी भी formal recognition नहीं देते हैं. Europe, अभी फ्रांस, यूके ने recently announced करा that they want to recognize Palestine. Belgium और Germany are yet to do so.
ये दोस्तों यहाँ पे न्यूज में था। बाकी वेस्ट एशिया में देखते हैं, हाउ इजराइल्स गाजा वॉर हैज थ्रोन अप द फ्यूचर ऑफ IMEC अप इन द एयर। तो IMEC के रिलेटेड एक मैंने मैप पहले वो आपको दिखाया था, वो शायद वो न्यूज आर्टिकल तब वो मिसिंग था, तो अब उससे संबंधित अब यहाँ पे हम बात करेंगे। IMEC अनाउंस करा गया था बहुत ही एस्पिरेशंस के साथ G20 समिट में 2023 में, जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी। तो बेसिकली अनाउंस करने का पर्पस था टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, to enhance connectivity, economic integration between Asia, the Arabian Gulf and Europe। ये IMEC comprise करता है 2 कॉरिडोर्स में, इंडिया गल्फ एंड गल्फ यूरोप। ऑलरेडी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉरिडोर्स आ जाते हैं। तो बेसिकली देखिए अब ये कॉरिडोर क्या कर रहा है, ये अगेन मल्टी मोडल कॉरिडोर है, सी रूट, रेल रूट, ये सब है। तो अगेन इंडियन ओशन से लेके ऑल द वे अप टू दी मेडिटेरेनियन सी तक कनेक्टिविटी आ रही है। नाउ ये IMEC कॉरिडोर नंबर 1, इट इज अ काउंटर टू द BRI। Number 2, this is also an alternative to the Suez Canal। Number 3, ये इंडिया को, and even प्लान में तो साउथ ईस्ट एशिया भी है, कि इकोनॉमीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया को लिंक करना है इंडिया के साथ, एंड फर्दर ऑन विद वेस्ट एशिया, देन स्पैनिंग अक्रॉस ऑल द वे टू यूरोप एंड सेंट्रल यूरोप। तो बहुत एम्बिशियस आइडिया है, लेकिन अभी बिकॉज आफ्टर just 1 month after announcing the IMEC corridor, the war broke down. The war broke out between Israel and Hamas, and that is why इसका जो काम है वो काफी रुक गया था। Overall, the IMEC is expected to cut the shipping time from India to Europe by about 40% when compared to the Red Sea route, but since being announced, progress has been very limited. India का economic और strategic relationship with the UAE has the most depth. India is Saudi Arabia's second largest trading partner. दोनों states के बीच में strategic partnership है since 2010। तो ये partnership के कारण काफी बूस्ट मिलेगा कनेक्टिविटी को। फॉर एग्जाम्पल रियाद और आबू धाबी अभी दोनों अलाउ करते हैं द यूज ऑफ UPI फॉर फंड ट्रांसफर्स, रेमिटेंस पेमेंट्स। देयर इज अ लॉट ऑफ डायस्पोरा जो कि यहाँ पे हमारा डायस्पोरा जो यहाँ पे काम करता है। तो कॉन्सिक्वेंटली फॉर इंडिया प्रोग्रेस ऑन द IMEC कॉरिडोर इज वेरी मच पॉसिबल डिस्पाइट issues between the Arab states over the trade modalities. Saudi also needs to undercut the Emirati economy dominance on the region which continues. For example, 2021 में सऊदी ने इम्पोज करे थे न्यू टैरिफ स्पेसिफिकली ऑन दोज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल स्टेट्स व्हिच हैव फ्री जोन्स ऑफरिंग प्रेफरेंशियल टैक्स एंड कस्टम ट्रीटमेंट। ऑब्जेक्टिवली दिस इज द स्टैंडर्ड इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन बिटवीन द 2 गल्फ पावर हाउसेज व्हिच इज द UAE and Saudi Arabia, which are competing for more influence and investment, but for a broader corridor requires a common vision, which is a very, very strong obstacle and a strong hindrance. So in the long term for the IMEC to be realized in the originally envisioned form, एक secure and stable Middle East एक बहुत important imperative है, and this implies that if the IMEC was seen as the fruit of the region's unprecedented stability in 2023, the regional architecture which brought about this stability will have to be recreated. ओके, प्लेसेस इन न्यूज में Xinjiang टू तिब्बत। तो चाइना ने Zhejiang रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड एस्टैब्लिश करा है, विच द स्टेट मीडिया डिस्क्राइब्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ वन ऑफ चाइनाज मोस्ट एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स। द प्लान्ड रेलवे इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कनेक्ट करेगा 2 हिस्टोरिकली रेस्टिव चाइनीज बॉर्डर रीजन्स को और जॉइनिंग ईच अदर। Xinjiang जहाँ पे ईगर मुस्लिम्स रहते हैं, द Xinjiang ईगर ऑटोनोमस रीजन विच इज इन द नॉर्थ वेस्ट, एंड तिब्बत ऑफिशियली जिसको Zhejiang कहते हैं, Zhejiang ऑटोनोमस रीजन विच इज इन द साउथ ऑफ द कंट्री। सो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका Xinjiang आ जाता है, यहाँ पे आपका तिब्बत आ जाता है, राइट। दोनों ऑटोनोमस रीजन्स काफी लार्ज हैं, दे हैव यूनिक डेमोग्राफिक्स, दे हैव हार्श टेरेन, harsh climatic conditions which makes the construction of the infra projects very challenging. Increasing access inside these regions, however, has been a very important Chinese policy goal in the recent decade. The proposed line will also run very close to the LAC, and the plan is to connect Xinjiang with Tibet. This has been mentioned in the Chinese official documents for many years, and this is part of China's policy to boost the rail infrastructure in the region. China opened up the high elevation Qinghai Tibet Railway in 2006. यहाँ पे देख सकते हैं किंगाई तिब्बत लाइन जो है ऑपरेशनल है सिंस 2006, एंड आप देख सकते हैं ये फार ईस्टर्न रीजन ऑफ चाइना से ऑल द वे अप टू तिब्बत आ रही है, ऑलराइट, व्हिच लिंक तिब्बत विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री बाय रेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है चाइना में, एंड दैट इज अ वेरी common thing which China is doing across the border areas, and specifically around the areas जहाँ पे there's a lot of resistance amongst the population, because again Xinjiang में Uyghur population है, Uyghur Muslims काफ़ी resistance दिखाते हैं Chinese government को, and again तिब्बत में जो Tibetans रहते हैं they're also very resistive towards any kind of expansion by China, but China की आदत है जहाँ पे resistance बहुत आती है population से, वहाँ पे China अपने infrastructure push को और बढ़ाता है।
So draconian measures such as the constant surveillance, destruction of religious sites and control of places of worship has succeeded by the Chinese government to a large extent. Then India का infra push की हम बात करें तो the new railway could pass through Aksai Chin as well. So therefore, though I mean we are lagging behind China, India has also made infra push of its own over the last couple of years, including after the 2020 Galwan clash. 2023 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट करे 90 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स from a tunnel in Arunachal Pradesh to military airfield in Ladakh. Then Prime Minister Narendra Modi also inaugurated a new airstrip, Neoma mein. So this is the highest airstrip now for India. This is at an altitude of 13,700 feet, just 30 kilometers from the line of actual control with China and roughly 200 kilometers from Leh. The Neoma airfield, which is built by the BRO, is set to become India's highest airfield and the 5th highest in the world once it is operational. So rather, I've been to Neoma as well. I had the opportunity to visit Ladakh in June of 2025. So Neoma में भी मैं रहा था for a day. A very nice place. Obviously, not a very touristy place, but again a very isolated place. But यहाँ पे Neoma में वो airfield बनाई गई है. And as you can see, it is very very near. So ये आपका Neoma की airfield है. Again, this is very very near to your Aksai Chin, which is a very sensitive issue between India and China, lying across the LAC. एंड अगेन यहाँ पे आपका गलवान वैली आ जाता है. गलवान वैली वाला पॉइंट जहाँ पे क्लैश हुआ था 2020 में, ये हॉट स्प्रिंग रीजन आ गया, यहाँ पे पैंगोंग लेक आ गया. ऑलराइट. एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है. ये आपका जिनजियांग आ गया, विच इज अगेन वेरी क्लोज टू दी अक्साई चिन रीजन. ये है आपका शक्सगम वैली. ये वो एरिया है जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया था बैक इन 1963. 1962 की लड़ाई जब चाइना जीता था तो ये एरिया फ्रॉम द पीओके, आई मीन वैसे तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेट, वैसे तो इंडिया के कश्मीर का पार्ट है, बट दिस इज ऑब्वियसली नोन एज द पीओके. तो ये पार्ट फ्रॉम द पीओके पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में दिया था. देन लीपू लेक पास अगेन न्यूज में था. लीपू लेक, लिम्पियधुरा, काला पानी, दिस इज द न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ नेपाल वॉट सेइंग दैट कि ये ग्रेटर नेपाल का हिस्सा है, नेपाल की टेरिटरी का हिस्सा है. नेपाल ने अब अपनी करेंसी में भी लिम्पियधुरा, लीपू लेक, काला पानी को अपने ही टेरिटरी का हिस्सा दिखाया है. सो वंस अगेन लीपू लेक पास, काला पानी, लिम्पियधुरा, सो बेसिकली ये जो टेरिटरीज हैं इंडिया के उत्तराखंड के पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती हैं. और यहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन आता है कि काली रिवर का ओरिजिन क्या है. तो एज पर द ट्रीटी ऑफ सोगौली 1814 से 1816 में जो एंग्लो गुरखा वॉर हुआ था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सोगौली साइन करा था. तो वो ट्रीटी ऑफ सोगौली के हिसाब से ये तय किया गया था दैट जो रिवर है, रिवर काली है, रिवर काली का जो सोर्स है वो रिवर काली का जो सोर्स है दैट इज द पॉइंट, दैट इज द डीमार्केटिंग पॉइंट बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल. कि रिवर काली का जो सोर्स है वो काली के सोर्स से जो ईस्ट फ्लोइंग रीजन होगा वो नेपाल का होगा और वेस्ट फ्लोइंग रीजन जो होगा वो किसका होगा, वो इंडिया का होगा. अब यहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन ये आता है कि अब काली रिवर का सोर्स क्या है. हम ये कह रहे हैं कि काली रिवर का सोर्स है काला पानी, और अगर काला पानी काली रिवर का सोर्स है तो देयरफॉर ईस्टवर्ड जो रीजन आता है काला पानी से, वो ईस्टवर्ड रीजन फ्लोइंग अक्रॉस द रिवर ऑफ काली वो नेपाल का आता है, एंड वेस्टवर्ड फ्लोइंग रीजन फ्रॉम द सोर्स ऑफ रिवर काली वो इंडिया का आता है. अब नेपाल का ये बोन ऑफ कंटेंशन है कि जो सोर्स ऑफ रिवर काली है वो काला पानी नहीं है, वो लिम्पियधुरा है. तो यहाँ पे दोनों की इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस आता है. नेपाल इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स हैज बीन वेरी एडमेंट टू क्लेम टू शो इट्स क्लेम ओवर दीज रीजन्स. नेपाल अपने मैप में भी काला पानी, लीपू लेक, लिम्पियधुरा अपने ही टेरिटरी में दिखाता है, और ऑल्सो अपने करेंसी में भी नेपाल के जो मैप्स दिखाए हैं वहां पे भी लीपू लेक, लिम्पियधुरा और काला पानी अपने ही कंट्री में दिखाया है. देन न्यूज में था ट्रिप कॉरिडोर के बारे. नाउ ये एक बहुत ऐतिहासिक पीस डील थी अजरबैजान आर्मीनिया के बीच में जो अमेरिका ने ब्रोकर करवाई. अजरबैजान आर्मीनिया के बीच में हम जानते हैं काफ़ी सालों से झगड़ा चलता आ रहा है ओवर एन एरिया, ओवर अ टेरिटरी विच इज बाय द नेम ऑफ नगोर्नो काराबाग. नगोर्नो काराबाग एक बेसिकली एक्सक्लेव है विच इज बेसिकली having 99% population, ethnic population of Armenia, but geographically ये अजरबैजान के अंदर आता है. तो बिकॉज ऑफ दिस इशू ये अजरबैजान आर्मीनिया के बीच में काफ़ी झगड़ा रहा था, काफ़ी लड़ाई रही थी. अमेरिका ने मीडिएट करवाया, अमेरिका ने ट्रूस करवाया. तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था कि हमको उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, और उसके चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को बंद करवाया है, पीस करवाया है, ट्रूस करवाया है, वन ऑफ देम बीइंग अजरबैजान आर्मीनिया. तो अग्रीमेंट साइन हुआ था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की प्रेजेंस में इन द व्हाइट हाउस ऑन मार्च 2025 व्हिच मार्क्ड
the end of, decades of conflict and war between both the countries. So Trump route for international peace and prosperity, TRIP corridor, which is linking Nakhchivan, which is the Azerbaijani enclave bordering Turkey, to Azerbaijan via the Zangezur corridor. Zangezur corridor direct overland multimodal route है जो कनेक्ट करता है mainland Azerbaijan को to Nakhchivan through the southern Armenia. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका Zangezur corridor जो कि आर्मीनिया में आता है, ये है Nakhchivan, which is again geographically very close towards Armenia, but it is an enclave of Azerbaijan. तो आप देख सकते हैं कि ये अब देखो, अब जो बाउंड्रीज हैं आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में, अब ये यूएसएसआर का हिस्सा थे, अब ये यूएसएसआर के टाइम पे ये बाउंड्रीज बनाई गई हैं, या अब ये यूएसएसआर के बाद जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके बाद ये बाउंड्रीज का फिर से कुछ प्रोसेस किया ही नहीं है कि इसको कैसे रेक्टिफाई करना है जो डीमार्केटेड बाउंड्रीज थी, एंड देयरफॉर द कंफ्यूजन. सो आप देख सकते हैं नाख्शिवान, दिस इज ऑल्सो बॉर्डरिंग ईरान, दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू टर्की, आर्मीनिया इज ऑल्सो बॉर्डरिंग टर्की. सो बाय द वे इसको जॉर्जिया को, आर्मीनिया को, अजरबैजान को हम क्या कहते हैं? साउथ कॉकेकस. क्या कहते हैं? साउथ कॉकेकस. All right, so South Caucasus. So this is the region which comes between, the Caspian Sea and the Black Sea. And so under the agreement, Armenia leases the land to the US for 99 years, which is allowing private consortium, including American, Turkish and American companies, कि वो यहाँ पे आके रेलवेज बना सकते हैं, हाईवेज बना सकते हैं, एनर्जी पाइपलाइंस बना सकते हैं. तो ये प्रोजेक्ट रिजेंबल करता है द लॉन्ग डिस्कस जंगेजुर कॉरिडोर, बट क्रूशली डिवर्स इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ ये जो जंगेजुर कॉरिडोर था, ये जंगेजुर कॉरिडोर को एनविजन करा गया था कि रशिया एडमिनिस्टर करेगा, रशिया कंट्रोल करेगा, लेकिन अभी जंगेजुर कॉरिडोर हैज बिकम द पार्ट ऑफ द ट्रिप कॉरिडोर, द ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी. तो ये जो 43 किलोमीटर कॉरिडोर है इन आर्मीनिया, दिस इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस यूरेशिया जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक एसेट फॉर अमेरिका, कंसिडरिंग दैट ये ट्रेडिशनली जो एरिया रहा है यहाँ पे चाइना और रशिया का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है. अगर डेवलप करा गया तो ये कॉरिडोर कैन फिल इन द पावर वैक्यूम in the historically Russian dominated region and reshape the regional geopolitics as well. Okay, so ये जो ट्रिप कॉरिडोर है, सो आप देख सकते हैं ये आपका कॉकेकस रीजन है. सो यहाँ पे बिटवीन द कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी कॉकेकस रीजन आ जाता है. साउथ कॉकेकस में आपका जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान ये वाला एरिया आ जाता है. एंड देन ऑफ कोर्स नॉर्थ जो आपका नॉर्थ रीजन है कॉकेकस का, उसमें रशिया आ जाता है. ये आपका कॉकेकस रीजन है, द रीजन बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी. ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं कन्वेंशन, ट्रीटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस में. तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी की बात आती है. नाउ अमिड्स द एस्केलेटिंग टेंशंस बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, व्हिच वाज डिक्लेयर्ड दैट, सो both of them, so Russia declared amidst the escalations between both the countries in context of the Ukraine war. So Russia declared that it would no longer abide by the self-imposed restrictions under the intermediate range nuclear forces treaty, and they will not renew the deployment of this treaty, this treaty was meant as far as the deployment of the short and intermediate range nuclear missiles is concerned. तो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि मॉस्को इज नो लॉन्गर रशिया इज नो लॉन्गर बाउंडेड to by its previously adopted self-restrictions under the treaty, while highlighting that America has already moved to deploy intermediate range missiles in Europe and Asia. So China-Russia naval drills underway. So China and Russia, they have been holding a series of joint naval exercises in the Sea of Japan, running from August 1 to August 5, 2025, under the name Joint Sea 2025 or the Maritime Interaction 2025. So in drills में एंटी-सबमरीन वॉरफेयर, आर्टिलरी फायर, एयर डिफेंस एंड मिसाइल ऑपरेशन, सबमरीन रेस्क्यू ट्रेनिंग जैसे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं. अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 3, 2025 को यह कहा दैट ही हैड ऑर्डर्ड 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स टू बी पोजीशनड इन द रीजन टू काउंटर रशिया. हाउएवर ही डिड नॉट क्लेम दैट दे वर कंडक्टिंग एक्सरसाइजेस इन द सी ऑफ जापान. Independent reports confirm that no US submarine drills were part of the scheduled Joint Sea 2025 exercise. So this move is coming after Donald Trump in the last couple of weeks was continuing to push India and China to halt their oil purchases from Russia, which he alleged were helping to fund the Russian war against Ukraine, as he is planning to pressurize Russian President Putin to agree to a ceasefire. So जो Intermediate Range Nuclear Forces Treaty है, this was signed between the US and the then USSR during the Cold War. ये treaty led to the elimination of an entire class of weapons, grounded launch missiles with a range of 500 to 5,500 kilometers, यानी कि short range to intermediate range. So USA withdrew from it, citing violations by Russia. Moreover, in 2019, Russia had said that it would not deploy missiles as long as America is not doing so.
तो 1987 में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन एंड सोवियत लीडर ऑफ दैट टाइम मिखाइल गोर्बाचेव agreed upon a treaty, the Intermediate Nuclear Force Treaty. It was a deal to ban the ground-launched missiles with a range of 500 to 5,500 kilometers. And as per the Arms Control Association, this treaty was the first time that both the countries they agreed to bring down their nuclear arsenals. And as a result of this deal, both the nations destroyed around about 2,700 short, medium, and intermediate range missiles by the treaty's implementation. की जो डेडलाइन थी बाय जून 1, 1991. So Russia cited US action, specifically the deployment of Typhoon missile launchers with Tomahawk cruise missiles in the Philippines and the Dark Eagle hypersonic systems used in Australia during the Talisman Sabre drills. Notably, Russia has already withdrawn from the New START treaty in February 2023 and the Comprehensive Nuclear Test Ban treaty in November 2023. Now, the cancellation of the treaty also marks a very pivotal moment and the restart of a Cold War style arms race. Now, elimination of an entire class of weapons. Now, the scope. Now, banned all land-based ballistic and cruise missiles with ranges between 500 to 550 kilometers. ठीक है, इसका यहाँ पे utility की बात आती है. Then reduced European nuclear risk. Europe was the main battleground for these missiles. तो जो risk था, nuclear risk था, वो भी कम होता है यूरोप में. Strengthened the global arms control norms, eased the Cold War tensions, prevented the arms race in the intermediate missiles, and also was a very symbolic value. This was seen as a victory for diplomacy and peace, boosting public confidence in nuclear arms control. तो शॉर्ट रेंज मिसाइल, एनी मिसाइल जिसका रेंज 500 किलोमीटर से कम है, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल जिसका 500 से 5500 किलोमीटर के बीच में रेंज है, शॉर्ट रेंज 500 से 1000 किलोमीटर, शॉर्टर रेंज यानी कि 500 से 1000 किलोमीटर्स, एंड इंटरमीडिएट रेंज यानी कि 1000 से 5500 किलोमीटर्स. ऑफ कोर्स जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है दैट इज समथिंग व्हिच इज ग्रेटर देन 5000 किलोमीटर्स. चलिए यहाँ पे अगस्त के हमारे खत्म होते हैं करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सितंबर के टुवर्ड्स पढ़ते हैं. ओके, सितंबर के महीने में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे. तो पहले तो यूएस कंसर्न्स अबाउट फेंटेनल. तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 23 कंट्रीज को लिस्ट किया था एज बीइंग सिग्निफिकेंट सोर्सेज और साइट्स ऑफ ट्रांजिट ऑफ इलिसिट ड्रग्स, स्पेसिफिकली फेंटेनल. एंड ही सेड कि ये यूएस को और उसके लोगों को थ्रेटन कर रहा है. तो इसमें लिस्ट ऑफ कंट्रीज में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान को यानी कि इंडिया को भी शामिल किया है. तो जो मेजर लिस्ट है कंपाइल हर साल करी जाती है, जो कि हाईलाइट करते हैं द रीजन्स जहां पे ज्योग्राफी, कमर्स, इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है टू द फ्लो ऑफ नारकोटिक्स और द प्रीकर्सर केमिकल्स इनटू द इंटरनेशनल मार्केट. तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि कंट्री का जो प्रेजेंस है ऑन द लिस्ट डजंट नेसेसरीली रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स काउंटर नारकोटिक्स एफर्ट्स, बट ये जो डेजिग्नेशन है दिस इज बेस्ड ऑन वेदर ड्रग्स और द केमिकल्स यूज्ड टू मेक देम आर दे बीइंग प्रोड्यूस्ड और ट्रांसपोर्टेड टू दीज कंट्रीज और नॉट. अगर इंडिया का नाम यहां पे है डजंट मीन कि इंडिया काउंटर नारकोटिक एफर्ट्स में कमजोर है, नहीं. लेकिन फेंटेनल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस या केमिकल्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं. अब देखो इंडिया इज राइट इन द मिडल ऑफ गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, तो वो होगा. तो अफगानिस्तान, बोलिविया, म्यांमार, कोलंबिया, वेनेजुला, दे आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग फेल्ड डेमोन्स्ट्रेबली टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल एग्रीमेंट्स. तो फेंटेनल एक सिंथेटिक ओपियोइड है and is the leading cause of overdose drug deaths in America. It was first developed for medical use in the 1960s and is prescribed in controlled and regulated doses for patients in extreme pain. In illicit settings, however, fentanyl is about 50 times more potent than heroin. According to US data, from August 2023 to August 2024, more than 57,000 Americans died of opioid overdose, most of them involving fentanyl. The US Drug Enforcement Administration reported in 2022 that it seized 50.6 million fentanyl-laced pills and enough powdered fentanyl to account for 379 million potentially deadly doses, which is an amount which is sufficient to kill the entire American population. तो fentanyl difficult क्यों है रेगुलेट करना? क्योंकि हेरोइन और कोकीन डिराइव किए जाते हैं प्लांट से, लेकिन जो fentanyl है that is made in laboratories using chemical compounds. All right, and the most important of these are the N-fentanyl 1,4-piperidone and the 4-anilino-N phenethyl piperidine 4-AN4A4 यानी कि केमिकल से इस्तेमाल किए जाते हैं. तो ये सब्सटेंसेस they have legitimate industrial and pharmaceutical uses, but they can be diverted to illicit supply chains as well. So जो international fentanyl supply chain है that involves multiple actors. China or India, in fact, they play significant roles in the production of precursor chemicals, some of which are being diverted into illegal channels as well. Mexican cartels, they are central in processing these precursors into fentanyl powder.
And once produced, the powder is pressed into counterfeit pills or mixed with other narcotics and smuggled into America via the southwestern border with Mexico. अच्छा, देन ये ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट था, सिटीजन रेड मूवमेंट था, जो कि फ्रांस में शुरू हुआ था. नेपाल, फ्रांस, मैडागास्कर, कैमरून, मोरक्को, मेक्सिको, इन सब में हमने देखा कि जेनजी मूवमेंट्स और ये सोशल मीडिया लेड मूवमेंट्स काफी शुरू हुए हैं. ऑलराइट, सो ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट. सो बेसिकली ये जो मूवमेंट का जो मेजर कारण था वो ये था कि इतना ऑस्टेरिटी वाला बजट फ्रांस क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि फ्रांस ने, एक तो फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी है, कितने सारे प्राइम मिनिस्टर्स वहां पे आए गए पिछले 2 सालों में 5 बार ट्रांजिशन देखा. देन इमीडिएट जो ट्रिगर था ये ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट का, वो ये था कि फ्रांस ने अपने बजट में से काफी कटौती करी थी, 43.8 मिलियन फ्रांक की कटौती करी थी. देन ऑफ कोर्स जो नेशनल हॉलीडेज है वो रिमूव कर दी, पेंशन्स को फ्रीज कर दिया, हेल्थ केयर में लाइक जो फंडिंग थी वो काफी स्लैश डाउन कर दी. तो जो सपोर्टर्स थे, प्रिडोमिनेटली जो लेफ्ट विंग वोटर्स थे, जिसमें 69% ऑफ द सर्विड सपोर्टर्स हैविंग वोटेड फॉर फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन इन द 2022 इलेक्शन, और ऑपोजिशन में मेजर यूनियंस थे जो कि लार्जली रिफ्यूज कर रहे थे टू पार्टिसिपेट, साइटिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्राइक डेट्स. सो ये प्रोटेस्ट कोइंसाइड करे विद Sebastian Lecornu assuming the role of the France's new prime minister. Macron ने appointed Lecornu, which is his very close ally and defense minister, just 24 hours after the previous prime minister lost the confidence vote. So basically, अगर मतलब इसको मोटे तौर पे समझ रहे हैं तो ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट ये बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी फ्रांस में, which was in the news. Why? Protesting against the austerity cuts, austerity cuts and the cut in the and also the cut down in the budgets by the French government. कि हेल्थ केयर के लिए और बाकी फैसिलिटीज के लिए, सोशल बेनिफिट्स के लिए आप खर्चा इतना नहीं कर रहे हैं, विच इज ऑब्वियसली कॉजिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट फॉर द लोकल पीपल एंड ऑल्सो बिकमिंग कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज उतना ही महंगाई पे इम्पैक्ट आता है जब सरकार सोशल वेलफेयर के लिए पैसे कट करती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर की बात करें तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है. देन इंडोनेशिया में भी प्रोटेस्ट हुए थे. ऑलराइट, वो प्रोटेस्ट जो हुए दैट ऑल्सो स्नोबॉल्ड इनटू वायलेंट इंसिडेंट्स, वायलेंट राइट्स बिटवीन द सिविलियंस एंड द मिलिट्री. नाउ ये ट्रिगर क्या था प्रोटेस्ट का? 21-year-old Afan Kurniawan, a delivery worker, he was run over and killed by a police vehicle. Protest escalated and this spilled out of the capital across the country against the corrupt elite and also against the Indonesian President Prabowo Subianto's government. The delivery driver's killing became the flame which ignited the long repressed anger of the people at the various austerity measures of the president in the past year. So the initial protests, which were mainly composed of the students and the labor unions, they were conducted outside the Indonesian parliament against the housing allowance accorded to legislative members, which is almost 50 million rupiah, which is 10 times the national average monthly minimum wage. Alright, now protesters ने अटैक करा पब्लिक बिल्डिंग्स को, बर्न डाउन कर दिया, पब्लिक ऑफिशियल्स के घरों को भी आग लगा दी, इंक्लूडिंग द हाउस ऑफ द देन फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल. वायलेंट क्लैशेस हुए which were reported between the protesters and the police, pretty much similar जैसे नेपाल में हुआ था. तो प्रेसिडेंट प्राबोवो अनाउंस दैट द पार्लियामेंट हैड कम टू अ कंसेंसस कि जो हाउसिंग अलाउंस है और जो फॉरेन विजिट्स है पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के, उसको कट डाउन किया जाएगा. ही आल्सो अश्योर्ड दैट एन इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड इनटू द किलिंग ऑफ मिस्टर आफान एंड दैट दोज रिस्पॉन्सिबल विल आल्सो बी ब्रॉट टू बुक. However, he warned that while his government respected the right to peaceful assembly, looting and rioting would be punished and that the same bordered on terrorism and treason as well. So, एटलीस्ट 3,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है बाय द पुलिस अक्रॉस द कंट्री एंड हंड्रेड्स हैव बीन इंजर्ड, सम ऑफ देम व्हिच आल्सो इंक्लूड्स द पुलिस पर्सोनल. द राइट्स ग्रुप्स दे हैव सेड एटलीस्ट 20 पीपल आर मिसिंग सिंस द प्रोटेस्ट बिगैन. तो प्रोटेस्ट जो थे इंडोनेशिया में, दे हैव जनरली बीन सीन एज एन इंसाइटमेंट ऑफ एंगर against the elites by the shrinking middle class. And also the Gini coefficient of Indonesia, this has been declining. The country still registers one of the highest levels of inequality in the Southeast Asian region. As per an Oxfam report, Indonesia ranks 6th among the countries with the greatest wealth inequality. The 4 richest people in Indonesia, they have a combined income of more than 100 of the poorest citizens in the country. Additionally, issues which plague the poor include low wages and job insecurity. Education also remains underfunded, with various barriers restricting higher education as well. वेस्ट एशिया में सिग्निफिकेंस ऑफ द सऊदी पाकिस्तान पैक्ट, तो ये न्यूज में था. सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है जो कि फॉर्मलाइज करता है डेकेड्स ऑफ इनफॉर्मल मिलिट्री कोऑपरेशन को. नाउ दिस कम्स आफ्टर इजराइल बॉम्बिंग ऑफ कतर. कतर में एक एयरबेस है अमेरिका का, वहां पे इजराइल ने बॉम्ब किया था.
and apparently this also comes in after the doubts over US security guarantees to the Gulf monarchies, which signals a shift in the region. तो इसराइल का जो लड़ाई है गाजा में and the Iran backed Houthis flexing their military power and America's retrenchment, Saudis hedging its bets and this time with पाकिस्तान को कैश की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान के पास मिलिट्री मैन पावर काफी है, समथिंग व्हिच साउदी डजंट हैव. So therefore, Pakistan wants to utilize this opportunity to be the security provider to the Saudi, and Saudi has lots of money, and therefore Saudi can give a lot of money to Pakistan and ensure that Pakistan can take care of its concerns. So, जो official text है released in Riyadh and Islamabad declares that any aggression against either country shall be considered as an aggression against the both. तो ये जो प्रिंसिपल है कलेक्टिव डिफेंस का, ये इफेक्टिवली कमिट करता है ईच साइड टू रिस्पॉन्ड टू द थ्रेट्स ऑफ द अदर. लेकिन पाकिस्तान का जो मिलिट्री पर्सनल है वो सऊदी अरेबिया में काफी सालों से है. जो म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट है दैट टेक्स द पार्टनरशिप इनटू अ फॉर्मल ट्रीटी फ्रेमवर्क. सऊदी हैज रिपोर्टेडली प्रोवाइडेड जेनरस फाइनेंशियल फंडिंग टू असिस्ट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम. When MBS, Mohammed bin Salman, as the crown prince is widely known, was asked if Saudi planned to enrich uranium, he said, I don't need a uranium to make a bomb. I will just buy one from Pakistan. Simple as that. So there's a close cooperation. लेकिन एक और यहाँ पे बात समझनी जरूरी है कि इंडिया और सऊदी के रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं. अभी सिक्योरिटी पैक्ट, ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट की बात सऊदी और पाकिस्तान ने करी है, of course this is not to be seen against India because Saudi will never make that mistake to, अगर कल को इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो Saudi will never immobilize its force against India because Saudi और इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं. ऑलराइट, सो इंडिया के लिए ये डिफेंस पैक्ट जरूर कॉम्प्लिकेशंस मल्टीपल फ्रंट्स पे लेके आता है, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला है क्योंकि हमारा इतना डायस्पोरा वहां पे रहता है, इतना इकोनॉमिक कन्वर्जेंस है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि सऊदी अरेबिया इस पैक्ट का इस्तेमाल हमारे अगेंस्ट करेंगे. और पाकिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान कैन नॉट एक्सपेक्ट सऊदी टू कम टू हेल्प पाकिस्तान टुमारो इफ इंडिया एंड पाकिस्तान गो टू वॉर. देन अमेरिका ने अपने सैंक्शन वेवर विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम चाबहार पोर्ट. देखो चाबहार पोर्ट में हम 2018 से काम कर रहे हैं. चाबहार पोर्ट का अग्रीमेंट हमने 2003 से बनाया था ईरान की सरकार के साथ, तब अटल जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे. चाबहार एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है. हम INSTC कॉरिडोर की बात करें उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रांजिट पॉइंट है चाबहार कॉरिडोर. चाबहार पोर्ट से हमको कनेक्टिविटी मिलती है ऑल द वे टू अफगानिस्तान एंड देन टू सेंट्रल एशिया. सो वी हैव बीन एक्टिवली इन्वेस्टेड इन चाबहार पोर्ट. लेकिन सैंक्शन वेवर, तो सैंक्शन वेवर मींस कि जो कैट्सा कानून है, कैट्सा कानून के चलते जो जो कानून काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट जो आया था, ये 2018 में कानून आया था. तो इस कानून के चलते इंडिया को वेवर मिला था कि अमेरिका के जो दुश्मन है, यानी कि कैट्सा कानून कहता था कि अमेरिका के जो दोस्त हैं वो अमेरिका के दुश्मनों के साथ काम नहीं कर सकते हैं या ट्रेड नहीं कर सकते हैं. अब अमेरिका के दुश्मन कौन है? ईरान है, रशिया है, लेकिन हम तो काम कर रहे हैं. तो इंडिया को वेवर मिला था कि रशिया से वो S-400 मिसाइल ले सकता है, और इंडिया को वेवर मिला था कि वो ईरान पे अपना चाबहार पोर्ट भी बना सकता है, बिकॉज अमेरिका ने इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रिकॉग्नाइज करते कहा that India does not want to be dependent upon Pakistan to get overland connectivity towards Central Asia. Therefore, अगर ईरान के चाबहार पोर्ट पे इंडिया बना रहा है, and also that is keeping a check to the port which China is building in Balochistan, the Gwadar port, तो अमेरिका ने इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस डिसीजन ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज करा और ये कहा कि हाँ हम इंडिया को वेवर दे रहे हैं. लेकिन वो वेवर अब कॉल ऑफ कर दिया है. वो जो वेवर है जो इंडिया को दिया गया था वो वेवर अब कॉल ऑफ कर दिया गया है, विच इज वाई इंडिया को भी चाबहार पोर्ट पे अपना काम हॉल्ट करना पड़ेगा. अदरवाइज जो भी इंडियन एजेंसीज या एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, चाबहार पोर्ट पे, तो उन पे सैंक्शन लगा दिया जाएगा. बाकी जो पूरी स्टोरी है वो आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दे दिया है. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात थी जो चाइना में तियानजिन समिट जो SCO समिट हुआ है, इस समिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इंडिया और चाइना का फिर से एक कन्वर्जेंस देखना. अपेरेंटली ये कहा जाता है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्रोपेगेंडा ने इंडिया चाइना को और ज़्यादा क्लोज एक दूसरे के कर दिया है. इस SCO समिट में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टेकअवेज थे. SCO जैसे आप जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 10 मेंबर्स हैं. बेलारूस वाज द 10th कंट्री विच जॉइंड SCO बैक इन 2024. ईरान जॉइंड इन 2023. SCO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इज द हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल. मैं इसके बारे और डिटेल में डिस्कस करूंगा. वैसे SCO से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पे बनाया हुआ है, बट वील कीप ऑन डिस्कसिंग मोर अबाउट द टेकअवेज ऑफ द SCO एंड ऑल दैट इन सब्सिक्वेंट वीडियोस. बट अभी आप यहाँ पे जो मेजर जो ब्रॉडली जो समरी में जो कहानी है वो समझ लीजिए, बाकी डिटेल में आप कंटेंट पढ़ते रहना. So, besides the HSC, the heads of the government council meets once a year to discuss multilateral cooperation strategy, priority discussion. तो सिक्योरिटी के अलावा यहाँ पे ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में डिस्कशन की जाती है. इस ऑर्गेनाइजेशन की 2 परमानेंट बॉडीज हैं.
एक तो सेक्रेटेरिएट है जो कि बीजिंग में है, दूसरा RATS द रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर जो कि ताशकेंत में है। SCO का जो सेक्रेटरी जनरल है एंड जो RATS का एग्जीक्यूटिव कमेटी डायरेक्टर है, दे आर अपॉइंटेड बाय द HSC फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. Now, what are the takeaways from the SCO summit? Number one, agreement on the SCO anti-drug center. Then SCO joint declaration condemning the Pahalgam terror attack. Then SCO dialogue partner status to Laos. City of Cholpon Ata designated as the tourist and cultural capital of the SCO for the year 2025-26. PM Modi proposing civilizational dialogue forum. Xi Jinping on the proposed global governance initiative. And SCO की chairmanship has been passed to Kyrgyzstan for the 2025-26 period. तो अगले साल 2026 में प्रेसिडेंसी किर्गिस्तान के पास होगी। ऑल्सो 2026 विल बी कमेमोरेटिंग 25 years ऑफ SCO, ऑलराइट। ओके, देन बढ़ते हैं अक्टूबर के करंट अफेयर्स के टूवर्ड्स, फटाफट बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अक्टूबर के करंट अफेयर्स में पहला न्यूज आर्टिकल जो है जो हम करेंगे सर क्रीक के बारे। देखो सर क्रीक के बारे इस करके बात कर रहे हैं बिकॉज अक्टूबर 2 2025 दशहरा का मौका था और दशहरे के मौके पे राजनाथ सिंह जी वहां गए थे, रन ऑफ कच्छ में थे और वहां पे भुज में थे रादर उस वक्त, सेलिब्रेटिंग विजयदशमी विद द ट्रूप स्टेशन इन द इंडियन एयरफोर्स बेस इन भुज। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि सर क्रीक के आसपास ना पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा रैंप अप करने की कोशिश कर रहा है और चेतावनी दी कि अगर आपने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करी अलॉन्ग द रन ऑफ कच्छ तो आपकी ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों को हम बदल देंगे। यानी कि बहुत एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी पाकिस्तान को कि ऐसे मिस एडवेंचर करने की कोशिश मत करना। जरा सर सारा जो सर क्रीक है ये एक 96 किलोमीटर एस्चुरी है और इसका जो डिस्प्यूट है 1914 से चलता आ रहा है। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। नाउ इसका ओरिजिनली नाम था बाणगंगा, ठीक है। 96 किलोमीटर एस्चुरी है फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी। ये सेपरेट करता है रन ऑफ कच्छ को इन गुजरात वेस्टर्न बॉर्डर फ्रॉम पाकिस्तान सिंध प्रोविंस। अब देखो सिंध जो था पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था, ठीक है। अब हुआ क्या था, ब्रिटिश राज के टाइम पे रन ऑफ कच्छ फेल अंडर द प्रिंसली स्टेट ऑफ कच्छ व्हाइल द सिंध केम अंडर द बॉम्बे प्रेसिडेंसी डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। 1908 में जो कच्छ दरबार था और जो सिंध एडमिनिस्ट्रेशन थी, दे लेड डिस्प्यूट्स क्लेमिंग ऑन अ स्मॉल सेक्टर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रन। However, dispute was settled by the British administration after its Bombay government passed the resolution on the February 24th, 1914, delineating the border between the both provinces. तो रेजोल्यूशन ने अवॉर्ड करा द इंटायर कोरी क्रीक विच लाइज टू द वेस्ट ऑफ रन ऑफ कच्छ टू द कच्छ दरबार एंड द इंटायर सर क्रीक टू सिंध, दैट इज द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो कच्छ बना पार्ट ऑफ इंडिया while Sindh province became a part of Pakistan after partition. Now after partition again इन दोनों देशों के बीच में इसको लेके थोड़ा डिस्प्यूट रहा। 1956 में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन पाकिस्तान दे अग्रीड टू इंटरेस्ट द डिमार्केशन ऑफ द इंटायर वेस्टर्न बाउंड्री टू द सेंट्रल सर्विस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ मैटर ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी। लेकिन सर्वे कभी हुआ नहीं। 1965 की लड़ाई के बाद दोनों कंट्रीज ने अग्री किया एक UN ट्राइब्यूनल को स्टैब्लिश करेंगे ताकि वो फाइनल डिटर्मिन करे फॉर द बाउंड्री बिटवीन कच्छ एंड सिंध। तो ट्राइब्यूनल ने अवॉर्ड करा 90% ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन द रन ऑफ कच्छ टू इंडिया, 10% ऑफ द टेरिटरी टू पाकिस्तान। नाउ जो रेजोल्यूशन 1914 का था उसने डिवाइड किया था डिस्प्यूटेड एरिया को बाय अ न्यू लाइन अलोंग द सर क्रीक फ्रॉम इट्स माउथ टू इट्स टॉप एंड देन फॉलोज द ब्लू डॉटेड लाइन ड्यू ईस्ट until it joins the Sindh boundary line marked in purple. वो आगे जाके मैप पे दिख जाएगा। Now discarding पाकिस्तान का claim of half and half division of the run of Kutch, UN ट्राइब्यूनल ने रूल किया कि कोई प्रिंसिपल, नो प्रिंसिपल ऑफ अ हाफ एंड हाफ डिवीजन ऑफ रन वाज प्रूव्ड एवर टू हैव एग्जिस्टेड। और जो 1914 का रेजोल्यूशन था वो भी इसको मेंशन नहीं करता है। पाकिस्तान का कंटेंशन था कि जो वर्टिकल लाइन है दैट वाज मेंट टू बी अ बाउंड्री बिटवीन सिंध एंड रन एज एन एंटिटी अबाउट विच देयर वाज अ डिस्टिंक्ट डिस्प्यूट बिटवीन द टू नेबर्स। दिस इज ऑल्सो नॉट कन्विंसिंग, ऑलराइट। सो मतलब गोइंग फॉरवर्ड अभी आज के टाइम पे भी जो सर क्रीक वाला एरिया है दैट इज अंडर डिस्प्यूट बिटवीन बोथ द कंट्रीज। 96 किलोमीटर का एस्चुरी है और सी रूट का इस्तेमाल करना कमिंग फ्रॉम कराची इज समथिंग व्हिच पाकिस्तान हैज डन इन द पास्ट। मुंबई में जो हमला हुआ था दैट वाज अगेन बाय सी वाया कराची, जो सी रूट से हमला हुआ था। बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी फिशरमैन दे हैव बीन डिटेन्ड बाय द रिस्पेक्टिव मिलिट्री थ्रू द इयर्स फॉर एक्सीडेंटली क्रॉसिंग द डिस्प्यूटेड इंटरनेशनल बॉर्डर इन द सर क्रीक। तो ये अगेन आप इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो पढ़ सकते हैं, थ्योरी पढ़ सकते हैं। अगेन मैप में देखते हैं, मैप में यहाँ पे देखिए जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन वाला जो एरिया है यानी कि जो ग्रीन लाइन है, तो बात को ध्यान से समझो, ग्रीन लाइन के भीतर जो एरिया है, ये जो भीतर जो एरिया है, ये एरिया पाकिस्तान अपना क्लेम करता है कि ये पूरा का पूरा सर क्रीक उसका है। वेरएज हम क्या कर रहे हैं, हमने बीच में से एक रेड लाइन ड्रॉ करी है। वो जो बीच में से रेड लाइन ड्रॉ करी है, हम कह रहे हैं कि हम सर क्रीक को इस तरह से क्लेम कर रहे हैं बाय अप्लाइंग अ प्रिंसिपल, एक जर्मन प्रिंसिपल है जिसका नाम है थालवेग।
यानी कि हम मिड चैनल से, हम सर क्रीक को मिड चैनल से डीमार्केट कर रहे हैं, उस पॉइंट से डीमार्केट कर रहे हैं सर क्रीक को जो मोस्ट नेविगेबल पॉइंट है, तो वो थालवेक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली है। थालवेक प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है कभी भी जब ट्रांस बाउंड्री रिवर्स को डीमार्केट करना हो, जब भी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री को डिटर्मिन करना हो विच फॉलोज, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दो कंट्रीज के बीच में रिवर फ्लो कर रहा है तो आपको इंटरनेशनल बाउंड्री डिटर्मिन करनी है। तो whenever a river flows between two countries, Thalweg principle says that international boundary should follow the deepest line of the river. तो यानी कि deepest line of the river वो होती है जो most navigable part of the river channel होता है। तो हमने सर क्रीक का जो डिवीजन किया है उसमें कुछ हिस्सा, जो कोरी क्रीक वाला हिस्सा है वो हमने पाकिस्तान को दिया है और ये वाला हिस्सा हमने अपने पास रखा है। अब एक और बात समझो कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों मुद्दा है, बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, सर क्रीक में बहुत अच्छा फिश कैप्चर पाया जाता है, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन एशिया सर क्रीक में पाए जाते हैं। देन यहाँ पे मिनरल वेल्थ पाया जाता है, रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, गैस रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो इसी कारणवश दोनों इंडिया पाकिस्तान अपना क्लेम यहाँ पे ले करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द रिच अबंडेंट रिसोर्सेज ओवर हियर। ठीक है, चलिए देन उसके बाद इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स फॉर गाजा। अब ये पीस प्लान ऑफ गाजा के तहत अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ये फोर्स बनाया था, 20 पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड द गाजा कॉन्फ्लिक्ट। ये रिलीज किया था सितंबर 29 को। ये it is an immediate ceasefire with both Hamas and Israel releasing the Israeli and the Palestinian जो बंदी थे। and so ISF, which the US will work to develop with the Arab and the international partners, is supposed to form the temporary but long-term internal security component of a technocratic apolitical Palestinian committee which is authorized for temporary transitional governance. So ये कमिटी को ओवरसी किया जाएगा by a board of peace which is chaired by the Trump, which will be chaired by Trump. ISF is sought to be deployed immediately in the terror-free areas handed over from the IDF to the ISF, यानी कि Israeli Defense Forces से International Stabilization Force को। Any international peacekeeping या stabilization force which has been traditionally deployed to assist with security sector reform or disarmament and demobilization of armed groups has one significant component. In the absence of effective state authority or hostility from any group, force, militia, legitimacy of such a force is established through a mandate issued by the UNSC. तो UN authorization crucial है given its inherent neutrality and alignment with the international law. लेकिन ISF एक creation है by the American president, not by the UN. तो मई 2024 में अरब लीग के बहरीन डिक्लेरेशन में यह कहा गया था कि UN के द्वारा एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड पीस कीपिंग फोर्स को बनाया जाए, डिप्लॉय किया जाए इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी अंटिल द टू स्टेट सोल्यूशन इज नॉट इंप्लीमेंटेड। बाय अगस्त 2025 जो पैलेस्टीन के एम्बेसडर हैं टू यूएन, उन्होंने भी एक सिमिलर यूएन लेड फोर्स की बात करी फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन टू स्टॉप द जेनोसाइड। लेकिन आईएसएफ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू फंक्शन एज अ यूएन मैंडेटेड पीस कीपिंग फोर्स। ये जो आईएसएफ का जो मैकेनिज्म है व्हाइट हाउस के द्वारा बना है, तो यूएन का रोल इज रिस्ट्रिक्टेड टू एड डिस्ट्रीब्यूशन इन द ट्रम्प्स प्लान। तो यहां पे कुछ प्रोविजंस है आईएसएफ की। इंपॉर्टेंट बात ये आपको बताओ कि जो आईएसएफ है यूएन मैंडेटेड नहीं है। आमतौर पे यूएन के द्वारा कोई स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल माली में बनाया गया था। माली जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां पे भी एक यूएन स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाया गया था। पीस कीपिंग फोर्सेस डिप्लॉय किए जाते हैं, पीस कीपिंग मिशंस वहां पे डिप्लॉय किए जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आईएसएफ यूएन के द्वारा ऑथराइज नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता हो। ऑलराइट, ओके। देन मोरक्को से मैडागास्कर में प्रोटेस्ट हुए हैं जी। मोरक्को में, फिलीपाइंस में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, मैडागास्कर में जेंजी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मोरक्को में ट्रिगर क्या था? मोरक्को में ट्रिगर था कि भाई मोरक्को में आप वहां पे फीफा वर्ल्ड कप रखना चाहते हैं, ठीक है। 2030 में आप मोरक्को, पोर्चुगल, स्पेन में फीफा वर्ल्ड कप रखना चाहते हैं, लेकिन अस्पताल कहाँ है? स्टेडियम्स तो बना रहे हैं लेकिन हॉस्पिटल्स कहाँ हैं? तो लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और यहाँ पे बहुत सारी जो आबादी है दैट इज अंडर द एज ऑफ 35, बहुत यंग पॉपुलेशन है। मोरक्को का पर कैपिटा जीडीपी इज वेरी वेरी लेस, 3,993। ग्लोबल एवरेज इज $13,000। तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है। तो जेन जी 212 ने किंग मोहम्मद 6 को ये कहा कि आप सरकार को डिसमिस करो और अकाउंटेबिलिटी मांगी सरकार से कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस व्हाई आर दे नॉट doing anything? Why are the security forces not doing anything about the law and order situation in the country? And why is it कि सरकार को फीफा वर्ल्ड कप वहां पे होस्ट करना है लेकिन अस्पताल नहीं बनाने हैं? Then Madagascar, again a very very young country, 50% of the population of Madagascar is under the age of 18, is around about 18-19, right? Again यहाँ पे entitlement की बात करी गई है कि वहां पे इतने सारे जो politicians हैं वो इतना entitled क्यों अपने आप को फील करते हैं।
राइट। इस कंट्री का पर कैपिटा जीडीपी देखो $545 का है। अगेन यहाँ पे नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई गई है, सोशल चेंज के खिलाफ आवाज उठाई गई है कि सोशल चेंज क्यों नहीं आ रहा, नौकरियां क्यों नहीं आ रही हैं, एजुकेशन में, लिटरेसी में हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। वाई इज इट दैट कि हम इतने गरीब जा रहे हैं जबकि ये एक बहुत यंग कंट्री है। तो मैडागास्कर का फ्यूचर इतना ज्यादा डार्क क्यों है? तो इसके चलते यहाँ पे लोगों ने, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है। रिमेंबर 50% ऑफ द मैडागास्कर पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 18। इट इज अ वेरी वेरी यंग कंट्री। और मैडागास्कर में जो इनकम पर कैपिटा हैज एक्चुअली फॉलन फ्रॉम 45% बिटवीन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस इन 1960 एंड 2020। देन एशियाज यंगेस्ट नेशन जॉइंस एशियान। तो जो 10 मेंबर एशियान फोरम है उसमें अब एक और कंट्री आया है, ईस्ट तिमोर। तो 11 मेंबर एशियान बन चुका है फ्रॉम 10 मेंबर। एशियान जैसे आप जानते हैं 1967 में बना था एंड आज इसमें 11 मेंबर्स हैं। शुरुआत में 5 मेंबर्स थे। इंडिया एशियान के रिश्तों को 1992 से देखा गया है अंडर द लोकीज पॉलिसी। इंडिया एशियान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं 1992 से बने हैं। और साथ ही साथ एशियान की बात इस करके बिकॉज अक्टूबर 28 को एशियान का समिट हुआ था कुआलालंपुर में। एशियान में 11 देश हैं। एशियान हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो ट्रेड के परस्पेक्टिव से, ठीक है। एशियान हमें दिखाता है कि रीजनल इंटीग्रेशन ट्रेड कितना सक्सेसफुल है। सेकंड ओनली टू यूरोपियन यूनियन। एशियान के अंदर 25 to 30% इंट्रा रीजनल ट्रेड है विच इज सेकंड टू यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में देखिए आप जो इंटर रीजनल ट्रेड है वो कितना कम है, मतलब कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा। उसके बाद सेकंड नंबर पे एशियान आता है। साउथ एशिया कहाँ पे है? कहीं भी नहीं है। साउथ एशिया में इंटर रीजनल ट्रेड है ही नहीं है। देयर इज वेरी लेस इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया फॉर मोर ट्रेड। सेकेंडली जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए बिकॉज अगेन इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक, इन कंटेक्स्ट ऑफ द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, हम हमेशा से अपने इंडो पैसिफिक में हम एशियन सेंट्रलिटी बनाए रखी है हमने। देन ऑल्सो ये जो सारी की सारी कंट्रीज है एशियन में बहुत रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज है। देन नंबर 5 एशियन एक इमर्जेंट। Asia is a significant player on the global scale because all the countries tend to speak with one voice. Number 6 अगर हम रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें तो म्यांमार हमारे नेबरिंग कंट्री भी है साउथ एशिया में, ऑल्सो एक एशियन कंट्री है। तो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, देन आपका कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया एशियन रिलेशन, जो कि अभी भी स्टक है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट भी आता है एशियन के साथ। एंड एक जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझने वाली वो ये है कि जो फ्री ट्रेड डील थी एशियन के साथ जो 2009 में हमने साइन करी थी उसका रिव्यू होना था 2025 में, वो अभी तक नहीं हुआ है। और एशियन इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंडिया के फेवर में नहीं है, बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि चाइना से जो सामान है वो एशियन में फेंका जाता है और वहां से हमको ड्यूटी फ्री सामान एशियन एक्सपोर्ट करता है। इसके कारणवश हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है एशियन के साथ बढ़ता जा रहा है। तो ये FTA हमारे लिए विन विन तो नहीं है, एशियन के लिए विन विन है एंड वी आर सफरिंग फ्रॉम इट। वी एक्चुअली हैड अग्रीड विद एशियन कि हम इस FTA एग्रीमेंट का रिव्यू करेंगे। 2022 में इसका रिव्यू शुरू हुआ था, दैट वाज सपोज्ड टू कंक्लूड इन 2025, लेकिन अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है। बढ़ते हैं नवंबर के करंट अफेयर्स के टुवर्ड्स फटाफट। तो नवंबर के करंट अफेयर्स में एक तो G20 का इवेंट आ जाता है। G20 का इवेंट काफी न्यूज में था। G20 हुआ साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के पास प्रेसिडेंसी थी और ग्लोबल साउथ के इश्यूज को यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने सबके सामने रखा। ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को साउथ अफ्रीका ने अपनी प्रेसिडेंसी का मौका उठाते हुए सबके सब देशों के सामने, डेवलप्ड इकोनॉमीज के सामने रखा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी थी कि अमेरिका नहीं था मौजूद यहाँ पे। अमेरिका ने G20 समिट को बॉयकॉट किया बिकॉज अमेरिका और साउथ अफ्रीका यानी डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी प्रॉब्लम है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है वो वाइट अफ्रीकान्स यानी कि जो वाइट साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी के लोग हैं उनके खिलाफ काफी रेशियल अटैक्स कर रहे हैं। देयरफॉर डोनाल्ड ट्रंप ने बॉयकॉट किया G20 इवेंट बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिसीज परस्यूड बाय साउथ अफ्रीका। विल टॉक मोर अबाउट दैट एज वेल। अब इसके इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट्स हैं तो यहाँ पे अफ्रीकन समिट को एक्नॉलेज करा है, द उबुंटू स्पिरिट which is pretty much like the वसुदेव कुटुंबकम स्पिरिट जो कि इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी पे सामने रखा था। ऑल्सो ये पहली बार है कि G20 का मीटिंग किसी अफ्रीकन कंट्री में हुआ है। सो उबुंटू स्पिरिट, जैसे इंडिया में वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वैसे यहाँ पे उबुंटू स्पिरिट की बात हो रही है, दैट आई एम बिकॉज वी आर, यानी कि इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज की बात हुई है। एंड देन सेकंड इज एनहांसिंग अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल फाइनेंस। अगेन यहाँ पे डेट रिलीफ की बात करी गई है, यहाँ पे IMF रिफॉर्म्स की बात करी गई है। IMF में जो 24 मेंबर्स होते हैं, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 25 होंगे, सो 1 मेंबर वुड बी फ्रॉम अफ्रीकन, सो 1 चेयर वुड बी फ्रॉम अफ्रीका। देन डेट सस्टेनेबिलिटी की यहाँ पे बात करी गई है।
स्केलिंग क्लाइमेट एक्शन की बात करी गई है। यहाँ पे एक पैक्ट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने साइन करवाया है, जहां पे बहुत हैरानगी की बात है, अमेरिका ने बोला कि ये साउथ अफ्रीका अपनी प्रेसिडेंसी को वेपनाइज कर रहा है, जहां पे साउथ अफ्रीका ने इस बात को पैक्ट में साइन करवाया है कि अब बिलियंस नहीं बट ट्रिलियंस एंड डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है एज फार एज द क्लाइमेट फाइनेंस एंड द ट्रांजिशन इज कंसर्न। तो स्केलिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस फाइनेंस में हमने अब साउथ अफ्रीका ने ये कहा है कि भैया अभी लगभग डेवलपिंग कंट्रीज को 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है अगर वो अपने नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को फुलफिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत है फ्रॉम द डेवलप्ड इकोनॉमीज। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ पे आए नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये साउथ अफ्रीका का बहाना है, अपनी प्रेसिडेंसी को वेपनाइज कर रहे हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका वाज सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ, एंड इंडिया आल्सो सपोर्टेड दैट, इन टर्म्स ऑफ making it very obvious and also ensuring the accountability from the developed countries that now it's no longer a game of billions but trillions of dollars. Mobilizing finance for just energy transitions, and then of course establishing a critical minerals framework, then global food security and right to food की बात करी है। अफ्रीका में कितने सारे लोग भूखे मर रहे हैं, कितने सारे लोग भूखे सूडान में मर रहे हैं, कितने सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा एरेबल लैंड है बट वहाँ पे एग्रीकल्चर हो नहीं रहा और लोग वहाँ पे भूखे मर रहे हैं। AI एंड डिजिटल इंक्लूजन की यहाँ पे बात करी गई है। तो यहाँ पे एक G20 टास्क फोर्स बनाने की बात करी गई है ऑन AI। यहाँ पे इस मौके पे मोदी जी ने इनवाइट किया सभी कंट्रीज को AI इम्पैक्ट समिट के लिए, जो कि फरवरी 2026 में इंडिया होस्ट कर रहा है। नए टारगेट सेट करें फॉर द यूथ, फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो मतलब यंगस्टर्स को कैसे रोजगार दे सकते हैं, स्किल सेट कैसे बढ़ा सकते हैं। अगेन इसके लिए टास्क फोर्स बनाई जाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिटमेंट फॉर UN रिफॉर्म। और यहाँ पे UN रिफॉर्म में अगेन ये वॉइस किया गया कि ग्लोबल साउथ में से कंट्रीज को मौका मिले कि वो UN के परमानेंट मेंबरशिप का हिस्सा बने। और यहाँ पे मोदी जी ने भी IPSA, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका की कैंडिडेचर को अगेन इस बात को रेस किया है कि इन तीनों कंट्रीज को UNSC के परमानेंट मेंबर्स होना चाहिए। देन यहाँ पे 6 इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा यहाँ पे रखे गए थे, सामने रखे गए थे G20 के सामने। ये 6 इनिशिएटिव्स कुछ इस प्रकार हैं, यहाँ पे मेंशन है। ड्रग टेरर नेक्सस इनिशिएटिव, अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर, जहां पे 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर्स को अफ्रीका में ट्रेन किया जाएगा इन द नेक्स्ट 10 years। ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, क्रिटिकल मिनरल सर्कुलरिटी इनिशिएटिव एंड ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप। तो ये 6 इनिशिएटिव्स मोदी जी के द्वारा इंडिया के द्वारा G20 में रखे गए थे। एंड ACITI पार्टनरशिप, ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया के बीच में, कि क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में कैसे ये तीनों कंट्रीज अपने आप में सिनर्जी दिखा सकते हैं, कैसे बेटर एक्सचेंजेस दिखा सकते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल कनाडा के पास बहुत ज़्यादा फाउंडेशनल रिसर्च है AI की, एंड देन ऑस्ट्रेलिया के पास सिग्निफिकेंट डीप टेक रिसर्च इकोसिस्टम्स है, इंडिया के पास टैलेंट है, इंडिया के पास डेमोक्रेटिक टैलेंट पूल है। तो अगर ये तीनों चीज़ों का अगर हम सिनर्जी करेंगे, इनका अगर हम मेल करेंगे, तो तीनों के लिए विन विन रहेगा। तो G20 के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके लिए। G20 में 19 कंट्रीज प्लस EU प्लस अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो G21 बना था 2023 में, और G20 1999 में पहली बार मीटिंग हुई थी। 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G20 बना था। 1999 में पहली बारी G20 का मतलब इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में ये जो है प्रेसिडेंसी इस साल जो G20 की प्रेसिडेंसी थी साउथ अफ्रीका के पास थी। अगले साल G20 की प्रेसिडेंसी अमेरिका के पास रहेगी। देन यहाँ पे मिसाइल की बात हुई है, ब्यूरेवेस्टनिक मिसाइल। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अक्टूबर 26 को अनाउंस किया कि रशिया ने टेस्ट करा है ब्यूरेवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल। What makes this missile special is the inbuilt capacity of not only carrying a nuclear warhead but also being nuclear powered. All right? तो अगेन ये पहली बार इस मिसाइल के बारे अनाउंस 2018 में किया था कि ये न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर आर्म क्रूज मिसाइल होगा, जिसमें अनलिमिटेड रेंज एंड अनप्रिडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी होगा। एंड सो ब्यूरेवेस्टनिक एक लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल है। ट्रैजेक्टरी ऑफ द क्रूज मिसाइल इज कंपैरेटिवली लोअर in the height than that of the hypersonic or the ballistic missile. The reason it could theoretically have an unlimited range is its nuclear propulsion system. So nuclear propulsion missile is powered by a miniature nuclear reactor, which is resulting in the large ranges of the operation. All right. So अब again ये जो मिसाइल बनाई है, this also comes in the context कि 2026 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी का जो टर्म है एक्सपायर होने वाला है, और ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी से रशिया ने विड्रॉ 2023 में कर लिया था इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर एंड इन कंटेक्स्ट ऑफ रशिया सेइंग दैट अमेरिका इज सपोर्टिंग यूक्रेन।
अब ये 2026 में ट्रीटी एक्सपायर हो रही है, तो 2026 में रिन्यू होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं अंटिल समथिंग वेरी ड्रामेटिक हैपेंस बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, और आई थिंक अंटिल वी सी दैट कि यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई सीज फायर, इफेक्टिवली सीज फायर आता है by the beginning of 2026 or perhaps in the next 20 days if that happens. So strategic arms reduction treaty, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं. स्टार्ट एंड न्यू स्टार्ट के बारे में थोड़ा क्विकली कवर करना चाह रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट द वीडियो टू बी लॉन्ग, अदरवाइज इसको डिटेल में अगर हम करते रहेंगे तो 3-4 घंटे लग जाएंगे एंड उतना टाइम ऑब्वियसली आप भी नहीं दे पाएंगे इस वीडियो को, ना ही मैं इतना टाइम 4 घंटे का रिकॉर्ड कर पाऊंगा बिकॉज और भी लेक्चर्स अभी मेरे को लेने हैं. सो विच इज आई एम क्विकली जस्ट गिविंग यू दी डिटेल्स, ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ, बट इसके बारे प्लीज पढ़ लेना न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे, राइट. एंड अफ्रीका में से न्यूज़ आ रही थी, नाइजीरिया में से. नाइजीरिया में देखिए बोको हराम एक ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसकी अलीजियंस है, जो एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है. एंड नाइजीरिया में बेसिकली न्यूज़ इस करके आ रही थी बिकॉज बोको हराम इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ मेहम एंड वायलेंस इन दोज एरियाज ऑफ नाइजीरिया जहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ऑल आउट जाना चाहते हैं अगेंस्ट नाइजीरिया, अगेंस्ट दीज टेररिस्ट, बिकॉज वहाँ पे क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है. आतंकवादी हमले नाइजीरिया में काफ़ी सालों से हो रहे हैं एंड अंडर द यूएस इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट यूएसए ने नाइजीरिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है. तो म्यांमार, चाइना, क्यूबा, एरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सब कंट्रीज हैं जो कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में आते हैं. और इसके कारणवश कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में अगर आप आ जाते हैं, दिस कैन ओपन द डोर्स फॉर सैंक्शंस ऑन अ कंट्री एंड फॉर कर्टेलिंग द अमेरिकन एड फॉर इट. ऑलराइट. So Boko Haram और जो Islamic State West Africa है, they are fighting the Nigerian state and anyone else which they deem is not the right kind of Muslims. So not only Christian but also the Shia Muslims as well. उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा रही है. तो टेरर ग्रुप्स आर मेनली बेस्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नाइजीरिया जहाँ पे मुस्लिम्स कंसेंट्रेटेड हैं. क्रिश्चियन जो है सदर्न नाइजीरिया में आते हैं. तो बोको हराम वाज फाउंडेड इन 2002. 2014 में एक इंसिडेंट आया था जहाँ पे ये पाया गया था कि बोको हराम ने 276 स्कूल गर्ल्स को किडनैप करा है फ्रॉम चिबॉक इन द बोर्नो स्टेट. और अभी भी आज 2026 आने वाला है, अभी भी इनमें से 50 लड़कियां अभी तक मिसिंग हैं, उनका अता पता नहीं है. तो ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नाइजीरिया, यहाँ पे आपका मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा आता है, और ये जो आपका पार्ट है सदर्न पार्ट ऑफ नाइजीरिया, यहाँ पे आपका क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा आता है. तो नाइजीरिया इज ओपनिंग अप टू द गल्फ ऑफ गिने. यहाँ पे कैमरून है, छाड है, नाइजर है, बेनिन है. तो नाइजीरिया एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्री है अफ्रीका में, जो कि बहुत एक इकोनॉमिकली बड़ी प्रॉस्परस कंट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका माना जाता है एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसर ऑल्सो इन अफ्रीका. ऑलराइट. नाउ क्राइसिस इन सूडान, अगेन क्राइसिस इन सूडान न्यूज़ में था बिकॉज अपेरेंटली यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि 10 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, दे आर होमलेस राइट नाउ. नाउ दिस बिगैन इन 2019, मिलिट्री कू हुआ था, मिलिट्री कू किया था जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान और हेमती दगालो के कंबाइंड अलायंस के द्वारा. हेमती दगालो जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड हैं, और बुरहान अब्दुल फतेह अल बुरहान जो है सूडान के आर्मी चीफ है. तो अपेरेंटली इन दोनों ने मिलिट्री कू किया था. ओमर अल बशीर 2019 में सूडान के जो अगेन डिक्टेटर थे, 1989 से लेकर 2019 तक 30 साल के लिए वो भी डिक्टेटर रहे थे. ओमर अल बशीर को तख्ता पलट किया उन्हीं के चमचे ने, उन्हीं के डिसाइपल ने, अब्दुल फतेह अल बुरहान. और ये कोशिश थी कि 2023 तक सूडान में एक नई सिविलियन गवर्नमेंट आएगी, लेकिन अगेन आज 2026 आने वाला है. 2023 में ही एकदम से एक टर्निंग पॉइंट आता है कि सूडान के आर्मी चीफ और ये जो रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ हैं हेमती दगालो, इनके बीच में, इनके आपस में बीच में पावर टसल हो जाता है कि कौन किसको कंट्रोल करेगा, कौन कितना सूडान का एरिया कंट्रोल करेगा. तो बहरहाल सूडान में क्या हो रहा है कि सूडान में जो कैपिटल है सूडान का, खार्तूम, यहाँ पे मिलिट्री का स्ट्रॉन्ग होल्ड है. और ये जो रीजन है दरफूर रीजन, यहाँ पे दरफूर रीजन में आपको बताना चाहूंगा 2004 में एक बहुत भयंकर जेनोसाइड भी हुआ था, और उस जेनोसाइड के बाद इमरजेंस हुआ इस पैरामिलिट्री फोर्स का, ये जो रैपिड सिक्योरिटी फोर्स है. अब ये दरफूर रीजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है रैपिड सिक्योरिटी फोर्स का, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है सूडान की. सो अब यहाँ पे पावर टसल चल रहा है कि कौन सूडान को कितना कंट्रोल करेगा. आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा. देन ट्रंप पुल्ड आउट ऑफ G20. मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट के बारे, जो प्रीवियस वीडियो था जनवरी से मई वाला, मैंने आपको एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट के बारे में बताया था. तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो अफ्रीकनर्स हैं, अफ्रीकनर्स यानी कि जो वाइट साउथ अफ्रीकन है. सो अफ्रीकनर्स कौन है? वो वाइट साउथ अफ्रीकन जो कि डिसेंडेंट्स हैं फ्रॉम द डच सेटलर्स, जो अर्लियर डच सेटलर्स मिड 17th सेंचुरी में आए थे साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, अदर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में. उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो है अफ्रीकान्स.
एंड अपेरेंटली इनके पास सिग्निफिकेंट रूरल लैंड होल्डिंग है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जो साउथ अफ्रीका ने एक्सप्रोप्रिएशन लॉ निकाला है, उस एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट के तहत साउथ अफ्रीका की जो सरकार है वो टॉर्चर कर रही है, टेरर कर रही है व्हाइट साउथ अफ्रीकन को, उनके लैंड छीने जा रहे हैं। जबकि साउथ अफ्रीका की सरकार ने यह कहा है कि हम तो अपार्थीड एरा के रॉन्ग्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं, उनको हम करेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत जस्ट लॉ है, दिस इज अ वेरी अप्रोप्रिएट लॉ विच इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। और अपेरेंटली नंबर्स ये बताते हैं कि डेफिनेटली जो व्हाइट साउथ अफ्रीकन हैं उनके खिलाफ वायलेंस काफी बड़ा है पिछले कुछ सालों में। लेकिन साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि ये सारा का सारा काम जो हमने किया है, जो एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट बनाया है, दैट इज वेल विद इन दी मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। देन इंडिया के नेबरहुड से न्यूज आई थी कि शेख हसीना को डेथ की सजा सुनाई गई है बाय द वेरी ट्राइब्यूनल जो कि उन्होंने खुद बनाया था, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल। जरा सर ये 2009 में बनाया था इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल। क्यों बनाया था? बिकॉज अपेरेंटली वो उन लोगों को, उन ऐसे एलिमेंट्स को बुक करना चाहते थे जिनका इन्वॉल्वमेंट था 1971 के टाइम पे विद पाकिस्तान, जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था। तो इनकी जो पार्टी थी अवामी लीग, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी विच कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, ऑब्वियसली अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। तो ये वॉर क्रिमिनल्स को, उन गद्दारों को ट्राई करने के लिए ये ट्राइब्यूनल बनाया था। अब ये ट्राइब्यूनल बनाया था शेख हसीना ने बैक इन 2009, लेकिन अब इसी ट्राइब्यूनल ने सजा सुना दी शेख हसीना को। वाई? बिकॉज 2024 में जो प्रोटेस्ट हुए थे, जब शेख हसीना को भागना पड़ा, शेख हसीना को पनाह दी इंडिया ने, तब उसके चलते बांग्लादेश में काफी वायलेंस हुआ था, काफी लोग मारे गए थे, उसके तहत शेख हसीना को यहाँ पे डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। लेकिन अभी एक और बात समझे कि शेख हसीना एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में है इंडिया पे, और इंडिया अभी कोई, इंडिया के पास कंपल्शन नहीं है कि इंडिया अंडर द एक्सट्रेडिशन ट्रिटी शेख हसीना को वापस भेजेगा बांग्लादेश, ऐसा नहीं होने वाला है। और बांग्लादेश में जो पॉपुलर सेंटिमेंट है अभी बेशक शेख हसीना के खिलाफ है, लेकिन हम इस बात को नहीं भुला सकते कि शेख हसीना ने बहुत मदद करी है। शेख हसीना के चलते इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं। शेख हसीना ने इंश्योर करा है कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, जो एंटी इंडिया जो ऐसे एंटिटीज़ हैं, जो नॉन स्टेट एंटिटीज़ हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, उनको चेक पे रखा है। बहुत अच्छे रिलेशंस इंडिया बांग्लादेश के रहे हैं अंडर द रूल ऑफ शेख हसीना। और ऐसा तो नहीं होने वाला है कि शेख हसीना को इंडिया वापस भेज देगा बांग्लादेश कि भाई तेरे को फांसी की सजा लग गई है, तेरे को हम वापस भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। बाकी प्लेसेस इन न्यूज़ में सेनकेकू आइलैंड्स न्यूज़ में था। सेनकेकू आइलैंड्स ईस्ट चाइना सी में आता है, चाइना जापान के बीच में। सेनकेकू आइलैंड्स को हम जापान में सेनकेकू कहते हैं, चाइना में दियायू आइलैंड्स कहते हैं, और ताइवान में दियाओ ताई आइलैंड्स कहते हैं। तो आपको ये बात के बारे में पता हो, इसमें सब मेंशन है। एंड बाकी इंडिया इन द वर्ल्ड में फेमिसाइड के बारे एक न्यूज़ आई थी, एक आर्टिकल आया था। इटालियन पार्लियामेंट ने एक लॉ अप्रूव करा है विच रिकॉग्नाइजेस फेमिसाइड और द किलिंग ऑफ अ वुमन फॉर रीजंस रिलेटेड टू हर जेंडर। सो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने इसको सपोर्ट करा है और ये कहा है दैट शी इज डिटर्मिन्ड टू बिल्ड एन इटली इन विच नो वुमन शुड एवर फील अलोन, थ्रेटन्ड और नॉट बिलीव्ड। तो इटली जॉइन्स अ हैंडफुल ऑफ नेशंस इंक्लूडिंग मेक्सिको एंड चिले जो कि फेमिसाइड को क्रिमिनलाइज करते हैं। So it is considered amongst the most severe manifestations of crimes targeting women. और 2022 का framework developed by several UN bodies divides femicide into 3 categories based on the woman relation to their attackers. So they were intentional homicides or killings of women and the girls, which was happening by their intimate partners or by their family members. So therefore, in order to prevent that and in order to book them unto justice, in order to give them punishment, ये femicide का कानून पास किया गया है। UN Women Report found that in 2024 nearly 50,000 women and girls were killed by their intimate partners or their other family members. So for example, जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक बॉयफ्रेंड, अगर इटली में एक ऐसा सीन हुआ था कि बॉयफ्रेंड ने कहा अपनी गर्लफ्रेंड को, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, या आपने मेरे चैट मैसेज का आपने इमोजी के साथ रिप्लाई नहीं किया, तो उसको मार देना, या उसको ऐसे डोमिनेट करने की कोशिश करना, दैट व्हाई डिडंट यू रिप्लाई टू माय मैसेज, व्हाई डिडंट यू से कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो इस तरह के पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स इटली में एग्जिस्ट करते हैं और इस तरह के इंसिडेंट्स इटली में काफी हो चुके हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस इटली में काफी देखने को मिला है, सरप्राइजिंगली, एंड फॉर दैट रीजन वुमेन आर फीलिंग वेरी सप्रेस्ड, एंड फॉर दैट रीजन ये फेमिसाइड का कानून निकाला गया है ताकि औरतों के खिलाफ वायलेंस और जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम किया जा सके और जो लोग कर रहे हैं उनको बुक किया जा सके अंडर जस्टिस। सो बाकी वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया को मेजर नॉन नेटो अलाय का दर्जा मिला है। अब ये मेजर नॉन नेटो अलाय का दर्जा नेटो नहीं देता, अमेरिका देता है। अब अमेरिका ने दर्जा 19 और देशों को दिया हुआ है। अब सऊदी को ये स्टेटस मिला है, मींस कि सऊदी एक मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में उभर के सामने आएगा अमेरिका के साथ।
डज इट मीन कि क्या मेजर नॉन नेटो अलाई के तहत सऊदी के कभी कोई प्रॉब्लम आती है या सऊदी अरेबिया में कभी कोई सिक्योरिटी चैलेंज आता है तो अमेरिका या नेटो उसकी मदद करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिफेंस टेक्नोलॉजीज में, डिफेंस ट्रेड में काफ़ी एक दूसरे के बीच में कोऑपरेशन रहेगा। ऑल्सो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के द्वारा डिफेंस मटेरियल बनाया जा रहा है अमेरिका में, वो टेक्नोलॉजीज अमेरिका शेयर करती है अपने मेजर नॉन नेटो अलाइज के साथ। तो एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है अगर आपको मेजर नॉन नेटो अलाई का दर्जा मिला है। डजंट मीन कि नेटो या अमेरिका आपकी मदद करने आएगा जब आप किसी लड़ाई में इन्वॉल्व है। तो मैंने बहुत क्विकली दोस्तों पिछले 2 महीनों के करंट अफेयर्स करे हैं। वैसे मैं डिटेल में करना चाहता हूं बट अगेन वो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, बट एक बार इसके नोट्स को प्लीज डाउनलोड कर लेना। तो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में जनवरी टू मई के करे हैं, इस वीडियो में आपके साथ मैंने जून टू नवंबर के करे हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये रिकैप वीडियोस काफ़ी उनके लिए बेनिफिशियल रहे। एंड बाकी सेल्फ स्टडी प्लानर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिख जाएगा, प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा उन बच्चों के लिए जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की, 2028 की, चाहे वो अभी कॉलेज में है और यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए ये सेल्फ स्टडी प्लानर बनाया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं जी बहुत जल्द, आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।